जहाँ पे ज़रूरत होगी आपने हैंड रेज़ करके अनम्यूट करना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं वेलकम करता हूँ आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे और आज के लर्निंग सेशन में। तो आई होप ये जो 2 आवर्स है, मेरी पूरी कोशिश है कि जो कंटेंट मैंने डिज़ाइन किया है और इसके साथ-साथ जो जितना इसको मैंने सिम्प्लीफ़ाई किया है कि आप लोगों का जो सेशन है, ये लर्निंग है, ये बहुत इफ़ेक्टिव रहे। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इसका जो हमारा प्रोग्राम है, उसका टाइटल है मास्टरिंग ईआरपी एसेंशियल्स। अच्छा, ये टाइटल क्यों है, ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया? इसकी कुछ वजूहात है, क्योंकि मैं बहुत मेरी अक्सर डिस्कशंस हुई मुख्तलिफ लोगों से एट डिफरेंट पोजीशंस, एट सीनियर पोजीशंस। तो जब मुझे जान के बड़ी हैरानगी होती है कि आज के डिजिटल एरा में भी हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, जो फाइनेंस की है या अदर जो एसोसिएटेड फील्ड्स हैं उनसे, और वो ईआरपी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। तो स्टिमफर्ड के प्लेटफॉर्म से हमने एक प्लान किया कि आप लोगों के लिए एक ऐसा हम प्रोग्राम डिज़ाइन करें जो कि एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हो, और इस सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स में हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएँ डिफरेंट ईआरपी सॉल्यूशंस के साथ। और जब ईआरपी सॉल्यूशंस के साथ हमने आपको एक अवेयरनेस देनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि बेसिकली ईआरपी है क्या, ठीक है? इसके बेसिक्स क्या हैं, इसके एसेंशियल्स क्या हैं। तो इस सीरीज़ का जो हमारा आज ये पहला प्रोग्राम है, और फ्यूचर में हम मुख्तलिफ जो ईआरपी सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके हम प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, इंट्रोडक्शंस जो हैं वो आप लोगों के लिए लेके आएँगे, ताकि आप लोग अवेयर हों कि बेसिकली डिजिटल बिज़नेस कैसे वर्क कर रहा है इस वक़्त। तो जो आज हम हमारा ट्रेनिंग फॉर्मेट होगा, हम स्टार्ट करेंगे ईआरपी की एवोल्यूशन से। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि कैसे इवॉल्व हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईआरपी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन-कौन सी हैं। उसके बाद ईआरपी के कंपोनेंट्स क्या हैं, और आप लोग कैसे ईआरपी की फील्ड में अपना जो करियर है वो बिल्ड कर सकते हैं। और मीटिंग रूल्स याद रखें, क्योंकि इस मीटिंग में हम आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो आप लोगों का जो मकसद है वो लर्निंग होना चाहिए, ठीक है? जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इसके लिए सेकेंडरी हैं। तो आप लोग कोशिश करें, क्योंकि हमें आप लोगों की अटेंडेंस की ज़रूरत होती है, तो आप लोग अपना जो रियल नेम है वो यूज़ करें, ठीक है? क्योंकि जब ये बाद में वेरीफाई नहीं होता, तो फिर हम लोग आप लोगों को फिर अटेंडेंस के सर्टिफिकेट्स या ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स नहीं भिजवा सकते। तो आप लोगों का जो नेम स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो आपका रियल नेम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने म्यूटेड रहना है, ताकि इस सेशन में डिस्टॉर्शन ना हो, हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें इससे, ठीक है? अनलेस अनटिल कि आपका कोई क्वेश्चन हो, आप हैंड रेज़ करेंगे, और हैंड रेज़ करने के बाद जो जहाँ पे हम पास करेंगे आपसे क्वेश्चन के लिए, तो आप या तो उसको चैट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसके लिए जो है अपना माइक तब ऑन कर सकते हैं। तो चैट भी आप लोगों ने पोलाइटली यूज़ करनी है, एक्स्ट्रा यूज़ेज नहीं करना। कोशिश करें कि ज़्यादातर चैट का जो यूज़ेज है वो आप लोगों का हो। क्योंकि कई दफ़ा ये चैलेंजेस भी आते हैं, कि आप लोग इन जनरल डिस्कशन इस पे स्टार्ट करते हैं, तो उससे फिर क्या होता है कि बहुत सारे जो लोगों की क्यूरीज होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हाइड हो जाते हैं, ठीक है? आप लोग अपने जो कैमरास हैं उनको बेशक ऑफ रखना चाहिए, ऑफ रख सकते हैं। आप लोगों ने फ़ोकस्ड रहना है, ठीक है? कोशिश करें कि आपकी जो स्क्रीन्स हैं, उस पे कोई अगर ऐसी ऐप्स हैं जो डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर रही हैं, उनको थोड़ी देर के लिए आप म्यूट कर दें। और जहाँ पे आपका क्वेश्चन हो, आपने अपना हैंड रेज़ करना है। आप सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे एक हैंड रेज़ की ऑप्शन है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो हैंड रेज़, और ऐसी सूरत में हम आपसे पूछेंगे कि आपका क्या क्वेश्चन है। और हमने एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि इस सेशन में बेसिकली हम इकट्ठे हैं फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, और ये एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल सेशन होना चाहिए। आप लोग हैंड रेज़ करें, बेसिकली जस्ट अ मिनट। अच्छा, आप लोग अपनी स्क्रीन्स काइंडली शेयर ना करें। ठीक है? और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज़ किया है, मुझे नहीं पता कि सिर्फ़ आप चेक कर रहे हैं या कोई को क्यूरी है, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने सिर्फ़ चेकिंग के लिए किया है, तो काइंडली आप लोग लोअर कर सकते हैं अपने हैंड को।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन देता चलूँ स्टैमफोर्ड पेडागोजी का। स्टैमफोर्ड बेसिकली एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक पर्पस बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और स्टैमफोर्ड के प्लेटफॉर्म से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और इसमें बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें फ्यूचर की और जो करंट स्किल्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी में जो बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हम वो लेके आएँ, हम उनकी स्किल बिल्ड करें, हम उनके लिए बेसिकली चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, मॉडल बेस्ड वर्किंग करें। तो इससे पहले हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हो चुके हैं और इन प्रोग्राम्स में हमने कोशिश की है कि जो अटेंडीज थी उनको हमने मैक्सिमम रियल वैल्यू डिलीवर करने की। तो आई होप कि बहुत सारे जहाँ पे जो रिपीट बेसिकली हमारे साथ ऑडियंस हैं, तो वो इन स्किल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस लर्निंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। जी मोहम्मद नदीम आपने हैंड रेज़ किया है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन हो तो काइंडली आप चैट में मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ। माय नेम इज़ मुदस्सिर इरशाद, मैं सीईओ हूँ स्टैमफोर्ड पेडागोजी प्राइवेट लिमिटेड का और इसके साथ-साथ मैं पार्टनर हूँ आर्यो बिज़नेस सॉल्यूशन। आर्यो बिज़नेस सॉल्यूशन बेसिकली ईआरपी की डिप्लॉयमेंट फर्म है। मैं मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, फेलो मेंबर हूँ। मेरा नियरली 12 ईयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और उसमें जो मेजर माय एक्सपीरियंस है वो ईआरपी की फील्ड में है। डिजिटलाइजेशन एक्सपर्ट हूँ, हम बहुत सारी जगह पे डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ-साथ मेरा करंट रोल कॉर्पोरेट ट्रेनर का है और कोच हूँ, बिज़नेस कंसल्टेंसी दे रहा हूँ मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे और इसके साथ-साथ मैं लेक्चरर हूँ मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में। अगर आप मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास है, ग्रुप में भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट इज एन ईआरपी। ठीक है, ईआरपी का यहाँ पे मैंने इसको एब्रीवेट नहीं किया। ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, एक कॉमन टर्म है, बहुत कॉमनली यूज हो रही है। तो बेसिकली ईआरपी इज एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ईआरपी को अंडरस्टैंड करने से पहले ये जरूरी है कि हम सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जिनके लिए ईआरपी इवॉल्व हुआ हम उनको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मोहम्मद नदीम आप अपना हैंड रेज कर रहे हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप चैट में लिख दें। अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट को यूज कीजिएगा और साथ लिखिएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर आप लोग ईआरपी को समझना चाहते हैं तो बेसिकली ईआरपी का डायरेक्ट रिलेशन बिजनेसेस के साथ है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये समझें कि एक बिजनेस कैसे फंक्शन करता है। एक बिजनेस बेसिकली कैसे वो अपने मुख्तलिफ फंक्शन, सब फंक्शन या सिस्टम, सब सिस्टम्स को इकट्ठा होके अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है, तो जब हम बिजनेस के इस मॉडल को, इस कोर फंक्शन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत इफेक्टिव होगा कि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि बेसिकली ईआरपी की नीड क्यों थी और ईआरपी के करंट और जो इसके कोर फंक्शंस हैं वो है क्या क्या। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के सामने ये एक स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आपको बेसिकली मुख्तलिफ सिस्टम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटर में ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कोई भी बिजनेस। ठीक है, और हमने उसके कुछ कोर फंक्शंस को लिया हुआ है। ठीक है, मुख्तलिफ डायमेंशंस में, जैसे कि फाइनेंस डिमेंशन। ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशंस और ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अच्छा फिर हर डायमेंशंस के हमने कुछ सब फंक्शंस लिए हुए हैं, जैसे फाइनेंस में बजटिंग है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस है। ठीक है, इस तरह अगर आप मार्केटिंग में देखें देयर इज सीआरएम, सेल्स, मार्केटिंग। अगर ऑपरेशंस में देखें तो देयर इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरह ह्यूमन रिसोर्स में आप देखो देयर इज रिक्रूटमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सिंपली स्पीकिंग कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो एक सिस्टम होता है मल्टीपल सब सिस्टम्स का, जो बेसिकली मिलके काम कर रहे होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है एग्जिस्टेंस का, ठीक है, वो चाहे कोई ना कोई प्रोडक्ट उसने ऑफर करनी हो अपने कस्टमर को, या उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर को, तो वो अफेक्टिवली अपने उस गोल को, अपने उस पर्सन को मीट कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बिजनेस का फंक्शन है और इस बिजनेस के फंक्शंस को, इस गोल्स को अचीव करने के लिए जिसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही है, ये सारे के सारे फंक्शंस और सब फंक्शंस मिलके एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं।
तो इन अदर वर्ड्स के बिजनेस को अपने गोल्स अचीव करने के लिए जरूरत होती है मल्टीपल सब एक्टिविटीज की और उन एक्टिविटीज को मैनेज करने की। ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर है तो काइंड आप लोग चैट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक एक बिजनेस का कंसेप्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखिए, हम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स देखते हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो हेड्स होते हैं वो बेसिकली उस सिस्टम के इंचार्ज होते हैं, और उन सब के ऊपर जो कंपनी का सीईओ होता है वो पूरे के पूरे बिजनेस का इंचार्ज होता है, वो पूरे पूरे बिजनेस का ब्रेन होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बिजनेस की फंक्शनिंग है, और इस बिजनेस की जो फंक्शनिंग होती है इसको मैनेज करने के मल्टीपल वेज है। ठीक है, अब हम एक फंक्शन के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे सप्लाई चेन का एक फंक्शन है। अब सप्लाई चेन के अंदर कैसे काम होता है, तो सप्लाई चेन के एक सब फंक्शन में हम देखते हैं कि बेसिकली कंपनी जब प्रोक्योरमेंट करती है या परचेजेस करती है तो वो कैसे करती है, हम उसका वर्क फ्लो को देखेंगे। ठीक है, और उसकी मैं डेफिनेशन भी आपको देता चलूं कि व्हाट आर फंक्शनल फ्लोज। Functional flows refer to the step-by-step process and activities within each functional area of a business. These workflows outlines how tasks are initiated, carried out, and completed within specific departments or functions. Essentially, they provide a detailed map of how work moves through an organization. ठीक है, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं आप लोगों को, तो उसमें ये याद रखें कि बेसिकली जो कोई भी वर्क फ्लो है, किसी भी डिपार्टमेंट का जो फंक्शनल फ्लो है वो बताता है कि ये डिपार्टमेंट बेसिकली स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करता है ताकि जो डिपार्टमेंट की कोर जॉब है वो परफॉर्म कर सके। जैसे देखिए, फाइनेंस की जॉब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, अकाउंट पेएबल की जॉब पेएबल्स को मैनेज करना है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स की जॉब अपने जो रिसीवेबल्स है उनको मैनेज करना है। सेल्स की जॉब सेल्स परफॉर्म करना है। तो बेसिकली अपने उस रोल को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल सब स्टेप्स बनाती है, मल्टीपल जो है एक्टिविटीज को तश्कील देती है ताकि वो अपने वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। ठीक है, और ये जो वर्क फ्लो है, मैं आपके सामने एक वर्क फ्लो यहाँ पे ओपन करता हूँ कि ये एक बेसिकली परचेज का वर्क फ्लो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये मैंने बहुत हद तक एक बिल्कुल सिंपल वर्क फ्लो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। ठीक है, कि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ चीज बाई होनी है तो वो कैसे बाई की जाती है। ठीक है, जैसे अगर देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है परचेज रेक्विजिशन से। ठीक है, सबसे पहले परचेज की रेक्विजिशन डिमांड की जाती है। परचेज रेक्विजिशन के ऊपर भी काफी सारी क्यूरीज हो सकती हैं, काफी सारे इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, काफी सारी इसमें रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल वो परचेज क्यों होने चाहिए, उसकी अप्रूवल के क्या मैकेनिज्म है, उसकी मैनेजमेंट कैसे है, क्या वो ऑलरेडी स्टॉक में है या नहीं है। अभी इन चीजों को मैं सेट असाइड करता हूँ, सिर्फ मैं आपको प्रोसेस फ्लो समझाता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में एक डॉक्यूमेंट रेज हुआ परचेज रेक्विजिशन का। जैसे किसी ने कहा कि जी मुझे लैपटॉप रिक्वायर्ड है। ठीक है, या किसी ने कहा मुझे कोई प्रोडक्शन के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो इस तरह वो एक परचेज रेक्विजिशन एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है कोई भी चीज को परचेज करने के लिए। ठीक है, और परचेज रेक्विजिशन जब अप्रूव हो जाती है तो फिर ये जाती है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस। वेंडर से, सप्लायर से कोटेशंस ली जाती है, अभी हमें ये मटेरियल रिक्वायर्ड है, इस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, इस टाइमलाइन पे रिक्वायर्ड है, इसके अगेंस्ट आप बताएं आप हमें ये दे सकते हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे दे सकते हैं और किस प्राइस पे दे सकते हैं। ठीक है, अब जब ये मल्टीपल वेंडर से कोटेशंस आ जाती है तो ये डिसीजन पॉइंट है। इस डिसीजन पॉइंट पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है कि भाई किस वेंडर से हमने ये बाई करना है। ठीक है, जिस वेंडर के साथ फाइनलाइज हो जाता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन और जो प्राइसिंग वगैरह और जो बाकी स्पेसिफिकेशंस हैं परचेज की, जब वो उनके साथ फाइनलाइज हो जाती है तो उसको एक परचेज ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। ठीक है, परचेज ऑर्डर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप जो दोनों पार्टीज हैं एक परचेज जो है वो करने जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, जब वो मटेरियल आपको डिलीवर करने आता है परचेजर, तो जब वो गेट से इन होता है तो कंपनीज में गेट मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, जो चीज गेट से अंदर आ रही है, जो चीज गेट से बाहर जा रही है, उनकी मैनेजमेंट की जाती है गेट इनवर्ड में। ठीक है, उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक होती है। ठीक है, रेलिवेंट डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि इसकी क्वालिटी चेक करें। अगर क्वालिटी अप्रूव होती है तो दैट इज ओके, दैट कैन बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री। अगर वो ओके नहीं होती तो इसको वापस भिजवा दिया जाता है, उसके अगेंस्ट नया परचेज ऑर्डर जो है डिसीजन यानी नया वो इशू हो जाता है। ठीक है, तो अब जब ये ओके है, क्वालिटी उसकी यानी यस है, फाइन है, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक ये है, तो ऐसी सूरत में जीआरएन एक गुड रिसीट नोट क्रिएट किया जाता है। ठीक है,
और जब गुड रिसीट नोट का मतलब होता है कि ये मटेरियल अब आपकी इन्वेंट्री का पार्ट बन रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री में जब ये आ जाता है तो इसके अगेंस्ट परचेज इनवॉइस जो वेंडर भेजता है वो बुक की जाती है, ठीक है। परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो कि फाइनेंस कर रहा होता है, और इसके साथ साथ जो जिसने ये रेक्विजिशन दी थी उसको ये मटेरियल इशू कर दिया जाता है, जो भी उसका फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप मांगा था या उसने जो मटेरियल मांगा था वो इशू कर दिया जाता है। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है यहाँ पे आके ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि बेसिकली परचेज का जो प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम उसका एक सिंपलेस्ट वर्जन देखें वो कैसे काम करता है, तो आई होप आप इसको रियलाइज कर पाए होंगे, ठीक है। को क्यूरी हो तो आप लिख लीजिएगा अभी, ताकि जो क्वेश्चन आए हैं मैं उनके आंसर कर देता हूँ। उसमें क्वेश्चन है अरशद का सीआरएम, तो सुफियान ने वैसे इसको आंसर कर दिया। बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था कि सीआरएम बेसिकली जब आप कस्टमर के साथ एक आपका रिलेशन, आप उसके साथ जो एक्टिविटीज है लॉन्गर टर्म में, आप उसकी क्यूरी से लेके उसकी सर्विस तक जितने भी ऑपरेशंस का जो फ्लो है, ठीक है, और उसके साथ जो लॉन्ग टर्म आपके रिलेशन है वो आप सीआरएम से मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मलिक हसन महमूद ने पूछा है कि प्लीज एक्सप्लेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। असल में बेसिकली जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट होती है कि मटेरियल्स की जहां से सोर्सिंग है, यानी जहां से आपने लेना है वहां से, और ये एंड होती है जहां तक आपने इसको डिलीवर करना है, यानी अपने कस्टमर तक, ठीक है। तो ये काफी कम्प्रीहेंसिव टॉपिक है, और ये जो बेसिकली बिजनेसेस पे बात होती है आजकल, वो कहती है जो फ्यूचर का कंपेटिटिव जो एडवांटेज है दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखते हैं दुनिया में बहुत दफा आपने देखा जी इन्फ्लेशन ज्यादा आई या वो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट आया, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सप्लाई चेन इफेक्ट हो जाती है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट से मेरी बात चल रही है कि वो आप लोगों के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आए इसी तरह का, कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ठीक है, कि बेसिकली सप्लाई चेन है क्या और ये फंक्शन कैसे करती है। आई होप मलिक हसन आप उसमें हमें ज्वाइन करेंगे, और ये इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि दिसंबर तक ये प्रोग्राम आ जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्टीमफर्ड का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों की जो नॉलेज बेस है उसको बेहतर किया जाए, तो इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट है कि आप पार्ट रहे इन प्रोसेस का। अच्छा, नादिया जवेन ने पूछा है कि व्हाट इज गेट इनवर्ट। गेट इनवर्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है। गेट पे कुछ लोग जो अपॉइंट किए जाते हैं, एक पर्सन या एक टीम ऑफ पर्सन होती है, वो गेट से जो भी चीज फैक्ट्री में या प्लांट में या ऑफिस में इन हो रही होती है, यानी गेट में लाई जा रही होती है, वो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन, उसका रिकॉर्ड कि ये चीज गेट से अंदर आई है। इस तरह जब गेट से बाहर जाती है तो गेट आउटवर्ड बनता है। तो गेट का कंट्रोल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स होते हैं उनके, समझ लें कि उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर गेट से अंदर और बाहर आने वाली जो चीज है उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल और मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो गेट इनवर्ट का ये पर्पस है। गेट इनवर्ट कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये कभी मौका मिला तो हम डिस्कस करेंगे कि जैसे गेट इनवर्ट आउटवर्ड देखा, कुछ गेट रिटर्नेबल गेट पासेस होते हैं। आपकी एक चीज खराब होगी फैक्ट्री में, आप बाहर लेके गए उसको ठीक करवाने, तो ऐसी सूरत में आपने रिटर्नेबल गेट पास बनवाना है, ठीक है। और रिटर्नेबल गेट पास का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप जब रिटर्नेबल गेट पास है तो उसने वापस आना होता है चीज ने, ठीक है। वो आप टेम्परेरी लेके जा रहे हो, आपने वापस करना है ताकि रिकॉर्ड रहे कि ये चीज टेम्परेरी गई है। मसलन को लेके बाहर चला गया, दोबारा उसने वापस ही नहीं की, तो आप उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए गेट इनवर्ड, गेट आउटवर्ड, रिटर्नेबल गेट इनवर्ड, इस तरह को बाहर से चीज टेम्परेरी आती है, कोई मैकेनिक को मशीन लेके आता है टेम्परेरी एक वीक के लिए, तो उसका रिटर्नेबल गेट पास बनता है ताकि वो वापस जाए, ठीक है। थैंक यू नवीद। अच्छा, पीआर एंड पीओ। अच्छा, परचेज रिक्विजिशन और परचेज ऑर्डर, नो बोथ आर डिफरेंट। परचेज रिक्विजिशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे डिपार्टमेंट से कोई जनरेट करता है, ठीक है, अपनी कोई रिक्वेस्ट जनरेट करता है, कोई डॉक्यूमेंट जनरेट करता है, तो वो परचेज रिक्विजिशन कहलाता है। परचेज ऑर्डर एक्चुअली सप्लायर को इशू किया जाता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तैयबा बतूल ने नो लिखा, अब इसका नहीं पता, ओके उसको। अच्छा, मुकद्दस मलक ने हैंड रेज किया है, तो काइंडली आप भी मुकद्दस अगर चैट में लिख देंगी तो हेल्पफुल होगा हमारे लिए। व्हाट इज सीआरएम? बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक है कि सॉफ्टवेयर है, एक मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर का, जो कि मैनेज करता है कि आपके जो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी, जो आप फॉर एग्जांपल इनिशियल क्यूरी से लेके उसकी जो सर्विस तक
जो आप कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये उसकी एक्टिविटीज को मैनेज करता है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। तो आई होप आप लोग की रिक्वायरमेंट से हम काफी सारी जो चीजें हैं वो फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। वो फ्यूचर के लिए हो सकता है कि फ्यूचर में हम आप लोगों के सामने, जैसे अभी ERP के हम रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हम आप लोगों के सामने मॉड्यूल रिव्यू भी लेके आए, ठीक है। वैसे हम कुछ मॉड्यूल्स के आपको रिव्यू करवाते हैं। अगर आप पुरानी ट्रेनिंग्स में देखो, हमने पॉइंट ऑफ सेल्स के रिव्यूज दिए हैं, बल्कि कॉन्फ़िगरेशंस की ट्रेनिंग करवाई है, ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग करवाई है, ठीक है। अच्छा, नॉन रिटर्नेबल गेट पास देखो, जो जिसके साथ रिटर्नेबल नहीं लिखा हुआ ना, वो नॉन रिटर्नेबल ही होता है। इनवर्ट नॉन रिटर्नेबल है, आउटवर्ड सिंपल, इनवर्ट सिंपल, आउटवर्ड नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है। मुजम्मिल अशरफ, थैंक यू, आपने एक्सप्लेन किया इसको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब देखें, ये जो एक्टिविटीज आपके सामने, ये जो फ्लो नजर आ रहा है, इस फ्लो की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल पर्संस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक प्रॉपर फ्लो में चीजें चल रही हैं। इस प्रोसेस को, इस फ्लो को इंश्योर करना कि जैसे आपने ये डिजाइन किया है वैसे ही हो। परचेज ऑर्डर क्रिएट करने से पहले आपके पास कोटेशंस आ चुकी हो, उसके बैकएंड पे परचेज रिक्विजिशन मौजूद हो, गुड रिसीट नोट क्रिएट करने से पहले आपके पास वो क्वालिटी चेक हो चुकी हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे मैनेज किया जा सके, ठीक है। एक तो आपने ये फ्लो बना दिया, अब फर्ज करें ये हमारा मैनुअल फ्लो है। अब देखो, मैनुअल फ्लो में हो सकता है चीजें गेट जो है वो, हो सकता है जो चीजें वो प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है। हो सकता है कि जो प्रोसेस हो वो जैसे आपने एक्सपेक्ट किया है वो ऐसे ना हो, चीजें बाईपास होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इन सारी की सारी चीजों में ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रोसेस फ्लो कैसे मैनेज हो, इस प्रोसेस को हम कैसे अलाइन करें। तो और जैसा हम चाह रहे हैं वैसे ही हो, और आप मैनेजमेंट मौजूद नहीं भी है मगर फिर भी जो उनकी टीम है इस प्रोसेस को मैनेज कर रही हो, तो यहाँ पे वो एरियाज हैं जहां हम कहते हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर की जरूरत पेश आई, ठीक है। कि अगर हम ये प्रोसेस फ्लोज हर फंक्शंस के लिए सिस्टम्स में डाल दें, ठीक है, सॉफ्टवेयर ऐसे बना दें और उनमें ये फ्लो जनरेट कर दें कि चीजें इस प्रोसेस से गुजरनी चाहिए, और अगर ये प्रोसेस फॉलो ना हो तो वो प्रोसेस को उधर ही स्टॉप कर दे। तो बेसिकली यहाँ वो स्टेज आई जहां पे जरूरत पड़ी कि हमें ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए, और ERP की जो एवोल्यूशन है, जो इंसेप्शन है, वो स्टार्ट हुई इस स्टेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा वो पहले वाली स्क्रीन पे आता हूं। तो याद रखें, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपने प्रीवियस फ्लो में भी देखा, देखिए चीजें फ्लो होती जा रही हैं। अब कैसे गेट वाले को पता चला कि इसके बैकएंड पे PO अप्रूव हो चुका है, क्वालिटी वाले को कैसे पता चला कि ये चीज हमने वैसे ही मंगवाई है, जैसे हमने मंगवाई थी वैसे ही आई है। देखिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो है ना, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने एक फंक्शन के वर्क फ्लोज की बात की, मगर जब हम इससे बाहर जाते हैं, जब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कम्युनिकेशंस भी करती है, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस भी करती हैं, ठीक है। बिटवीन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेशंस भी होती है। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग बताता है कि हमें इतनी क्वांटिटी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है बाकी जो डिपार्टमेंट्स है उनके लिए, वो उसके प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, मटेरियल्स की प्लानिंग होती है, परचेजिंग होती है, फिर प्रोडक्शन होती है, क्वालिटी चेक्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे काम करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, और इसके लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, ठीक है। फिर सेल ने डिस्ट्रीब्यूशन तक उसको लेके जाना है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूव करती रहती है, वर्क फ्लो चलता रहता है। तो ये बेसिकली अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्पैन बढ़ा, उनका स्कोप बढ़ा, उनके बिजनेसेस में कम्प्लेक्सिटीज आई, तो मैन्युअली इन बिजनेसेस को मैनेज करना और हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता चला गया, ठीक है। और जैसे जैसे ये चीजें मुश्किलात में पड़ती गई, तो बेसिकली वैसे वैसे ही सोल्यूशन आते चले गए, और ये वो स्टेजेस थी जहां पे जाके जो ERP की जो नीड्स है वो क्रिएट हुई, ठीक है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले ERP कब आया, तो ERP का जो सबसे पहला वर्जन था वो 1960s में आया, ठीक है। उसको MRP 1 कहा जाता है, ठीक है। और MRP बेसिकली मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। तब क्या था कि मेजर फोकस, क्योंकि बिजनेसेस के लिए बहुत बड़े बड़े यूनिट से मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल के ऊपर होती थी, ठीक है।
तो उस वक्त जो नीड थी जिस चीज की वो ये थी कि हम मटेरियल्स की मैनेजमेंट कर लें, कितना मटेरियल मंगवाएं, कब मंगवाएं, ठीक है, कितना स्टॉक अपने पास रखें, ऐसा ना हो कि ज्यादा स्टॉक कर लें, ऐसा ना हो कि शॉर्टेज हो जाए। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्शन की जो स्केड्यूलिंग को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन होना शुरू हुए, यानी सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो सबसे पहला एमआरपी में जो मैनेजमेंट हुई वो बेसिकली इन्वेंट्री की मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कहते हैं वो क्वांटिटी, वो स्टॉक जो आपके स्टोर में पड़ा होता है, ठीक है, उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपने चीजें बना के रखी हैं तो वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है। अगर आपने रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं अपने पास तो वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल्स कहते हैं आपकी जो रेसिपीज होती हैं, इसे मास्टर फार्मूलेशंस भी कहते हैं, बॉम भी कहते हैं, बिल ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, कौन सी चीज कैसे बननी है, उसके लिए कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, ये सबसे पहले जो एमआरपी, यानी इन चीजों को कवर किया एमआरपी ने, ठीक है, जो आप देख रहे हैं अपने सामने। उसके बाद मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, कि कौन सी प्रोडक्शन हम किस स्टेज के ऊपर करें, उसको किस तरह से बनाएं, ठीक है, किस डेट्स पे बनाएं, ताकि मशीन जो है वो हम उसको वेल प्लान कर सकें। अब ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्शन प्लान करते हुए सारी की सारी प्लानिंग इस तरह कर लें कि वो, क्योंकि मल्टीपल मशीन्स पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप बना रहे होते हैं ना, तो ऐसा ना हो कि वो सारा लोड एक मशीन के ऊपर आ जाए, और ऐसा भी ना हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज ना हो पाए, ठीक है। तो मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग आ गई। मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशंस थी वो होने लग गई इस प्रोसेस में, कि आपको मटेरियल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, कितनी तरह के रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। लीड टाइम, के एक प्रोडक्शन को लीड बनाने में कितना टाइम आपको लगता है वो इसमें मैनेज होने लग गया। प्रोडक्शन की ओवरऑल प्लानिंग, टोटल कितना बनाए, ठीक है, अगर मटेरियल इतना रिक्वायर्ड है, प्रोडक्शन इतनी रिक्वायर्ड है, वो आ गई। आपकी कैपेसिटी कितनी है और कैपेसिटी के मुताबिक आप प्लान कैसे करें, डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, जो बेसिकली आपकी सेल्स, जो मटेरियल्स की फोरकास्टिंग वगैरह वो इसमें कवर होने लगी। और उसकी ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग की चीजें जैसे हमने प्लान की थी वैसे हो रही हैं या नहीं हो रही, यानी जो सबसे इनिशियल वर्जन था जो 1960 में आया एमआरपी के नाम से, एमआरपी 1 भी उसको कहते हैं, वो इन इन एरियाज को कवर करता था बिजनेस ऑपरेशंस के, ठीक है। हालांकि बिजनेस का ऑपरेशन बहुत वाइडर है, मगर आप देखें कि उसने उसके एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को कवर करना शुरू कर दिया ताकि इन चीजों को ऑटोमेशन से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ऑटोमेशन में ये सलाहियत है कि वो लार्ज स्केल के ऊपर चीजों को मैनेज और कंट्रोल करता है, ठीक है। क्वेश्चंस में देख लेता हूं तब आप लोगों के। जी, परचेज एक्विजिशन मींस डिमांड ऑर्डर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है sir, during quality samples investigations, how delivery man and investigator manage time, because when investigation is done then we will issue good received note, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो क्वालिटी डिपार्टमेंट के साथ ना एक आपके इसे कहते हैं हम लीड टाइम्स तय होते हैं, ठीक है, या एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होता है, कि कितने ड्यूरेशन में आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिंग करके अपना जो डिसीजन है वो बताना है, ठीक है। यानी आप कितने टाइम में ये डिसीजन जो है वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे। तो जब तक आप ये डिसीजंस प्रोवाइड कर देते हैं तो इतनी, तब वो फॉर एग्जांपल वो 2 डेज हो सकता है, वो 3 डेज हो सकता है, वो 5 डेज हो सकता है, ठीक है। तो वो मटेरियल की नेचर और उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं वो टेस्टिंग में ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां पे। अच्छा, उसके बाद एमन आप, अच्छा, हम आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, मैं टॉपिक रिपीट करने नहीं जाऊंगा क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम इसको मैनेज करेंगे, तो ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल होगी, ठीक है। हमारी कोशिश होगी कि आप हम एज अर्ली एज पॉसिबल आपको ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें, ठीक है। एमपीएस बेसिकली मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल है। मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल से मुराद ये होता है कि अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टीपल टाइप्स की प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, अब वो एक वक्त में जब अपनी प्रोडक्शन प्लान करती है तो हो सकता है कि वो कोई 60 70 या 100 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है वो प्लान करे। तो ऐसी सूरत में कौन सी प्रोडक्ट कब स्टार्ट करनी है, किस मशीन पे चलनी है, किस प्रोसेस फ्लो से गुजरनी है, उसका मटेरियल कब इशू होना है, जब ये सारे के सारे प्लान्स बनते हैं तो उसको कहते हैं एमपीएस, उसका मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का बना रहे होंगे तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्लान होगा, जब सबका इकट्ठा बनाएंगे तो वो मास्टर प्रोडक्शन होगा, ठीक है। सर, सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक, जी जी, स्टॉकिंग वगैरह बेसिकली इन्वेंट्री में काफी सारी चीजें मैनेज होती है, अब तो इनका स्कोप बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं, आई होप कि कभी हम आप लोगों के साथ जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सेशन करेंगे तो हम इसमें इंशाल्लाह काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिजनेस में ये चीजें होती हैं कि आपके स्टॉक कितने हैं और आपने कितने मेंटेन रखने हैं। जी,
तो आगे बढ़ते हैं। एमआरपी 1 के बाद जो अगला टाइम आया वो एमआरपी 2 का आया, ठीक है। एमआरपी 2 में एक तो वही कंपोनेंट थे जो इससे पहले एमआरपी 1 में मैनेज हो रहे थे, उसमें जो चेंज आई यानी कुछ एडिशन आई वो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड ही फोकस था और कुछ सेल्स का एरिया उसमें कवर किया गया, ठीक है। शॉप फ्लोर कंट्रोल, शॉप फ्लोर बेसिकली प्रोडक्शन एरिया को कहते हैं कि जहां पे प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर जो जो चीजें आप बना रहे हो उनके जो वर्क फ्लो की मैनेजमेंट। देखो हर चीज के बनाने का भी एक वर्क फ्लो होता है। ये ऐसी है जैसे घर में बहुत सारे लोग कुकिंग करें, तो देखो कुकिंग करने के भी कुछ ना कुछ स्टेप्स है ना। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट लिया, दूसरा कंपोनेंट, फिर उनको जिस जैसे जैसे उनकी नीड के मुताबिक उसको प्रिपेयर किया, तो ये उसका एक वर्क फ्लो है, ठीक है। तो इस तरह प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर भी जब चीजें चलती हैं तो अपने वर्क फ्लो के मुताबिक चल रही होती हैं। तो उस शॉप फ्लोर के ऊपर इसकी जो मैनेजमेंट है वो इस सिस्टम्स में आना शुरू होगी, ईएमआरपी एमआरपी 2 में आ गई यानी, ठीक है। वर्क ऑर्डर मैनेजमेंट, वर्क ऑर्डर मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल जो आपके प्रोडक्शन के ऑर्डर थे, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट की कौन सा ऑर्डर जो स्केड्यूलिंग में बेसिकली शुरू में तो सिर्फ स्केड्यूलिंग हुई, अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट के जो ऑर्डर थे उनकी मैनेजमेंट इसमें हुई। क्वालिटी के कंट्रोल्स मैनेज होना शुरू हो गया, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग सिस्टम में डलना शुरू होगी कि ये सिस्टम इस फ्लो से मैनेज करेगा। लोगों की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसका पार्ट बनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ पहलू जो थे वो आए एमआरपी 2 में, ठीक है। ये 1960 70s में एमआरपी 2 लॉन्च हुआ। सेल्स और मार्केटिंग के कुछ जो थे फैक्टर्स वो इसमें कवर हुए। प्रोक्योरमेंट यानी जो बाइंग करनी है वो कवर हुई। डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स थी वो इसमें कवर हुई, ठीक है। जो आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहे हैं ये वही है जो एडिशन है बाकी प्रीवियसली। तो बेसिकली एमआरपी 1 की सक्सेस ने लोगों को इंस्पायर किया कि वो जिस स्केल के ऊपर जब बिजनेस की जिन कम्प्लेक्सिटीज को ऑटोमेशन ने मैनेज कर लिया है, सॉफ्टवेयर ने मैनेज कर लिया है, तो क्यों ना हम बाकी फंक्शंस को भी इसका पार्ट बनाएं, ठीक है। तो इस तरह ये इस बेस के ऊपर ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन में बाकी फंक्शंस थे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो इसमें कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एरा था जो 1990s में आया दैट वाज ऑफ ईआरपी, ठीक है। ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो आज तक चल रहा है, ठीक है। तो ईआरपी में जो प्रीवियस कंपोनेंट्स थे वो अपनी जगह, मगर उसमें सेल्स और सीआरएम बेसिकली सेल्स से लेके उन्होंने कहा कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है हमने वो भी इसमें कवर करनी है। प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट की टोटल टाइम लाइन उसकी जो है वो कॉस्ट और प्रोग्रेस और ईच एंड एवरीथिंग वो इसमें कवर होना शुरू होगी। एसेट्स की मैनेजमेंट सिस्टम्स ने मैनेज करना शुरू कर दी। अकाउंटिंग ऑटोमेट होगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली सिस्टम्स ने अकाउंटिंग आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जनरेट करना शुरू कर दी। डाटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग जो है वो अब सिस्टम क्या करता था, वो आपको बहुत सारे एनालिसिस भी देने लग गया ताकि आप बेटर डिसीजन मेकिंग करें। फिर इसमें इंटीग्रेशंस, आज का जो दौर है वो इंटीग्रेशंस का दौर है। इंटीग्रेशंस है कि मशीन जब आपस में कम्युनिकेशन करें, सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेशन करके इंफॉर्मेशन को शेयर करें, तो इंटीग्रेशन कवर होने लगी स्कोप में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट, बहुत सारे बिजनेस के पास की डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इसमें मैनेज होने लग गए। कस्टमर की जो सपोर्ट सर्विसेज थी, ठीक है, जो आफ्टर सेल सर्विसेज थी, रिटर्न वगैरह की सर्विसेज, कस्टमर के पोर्टल्स बन गए, वो इसमें मैनेज होना शुरू हो गया। मार्केटिंग और ई कॉमर्स, आज देखो आपके जो ई कॉमर्स है एक किस्म के ईआरपीज हैं, इनके बैकएंड पे ईआरपीज कॉन्फ़िगर होती हैं, इससे मैनेज किए जा रहे होते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस, बेसिकली आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है, वो टूल्स आ गए जो इस डाटा को फर्दर जो इनसाइट्स में कन्वर्ट करते थे। स्केलेबिलिटी है, बिजनेसेस ने लार्ज स्केल के ऊपर मल्टीपल बिजनेसेस को, मल्टी कंपनीज को, मल्टी रीजन्स को, मल्टी ब्रांचेस को मैनेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी आपके बिजनेस के बड़े बड़े स्कोप जो बिजनेस में कवर होना शुरू हो गए, ईआरपी ने कवर करना शुरू कर दिया। फिर इसमें कॉम्प्लायंस और गवर्नेंस आ गई, जैसे आईएफआरएस, आईएस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ अगर आपकी अदर रेगुलेशंस हैं वो इसमें कवर होना शुरू हो गई। फिर मल्टी लोकेशन, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी करेंसीज की मैनेजमेंट होना शुरू होगी सिस्टम में। और क्लाउड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जो बहुत सारे सिस्टम है वो क्लाउड पे इंटीग्रेशन है, क्लाउड को हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये बेसिकली वो स्टेज आई आफ्टर 1990s के ईआरपीज ने प्रॉपर दुनिया में अपनी जगह बना ली, ठीक है। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक के बारे में अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो जी नूर ईमान ने उसका आंसर कर दिया हुआ है, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक जैसे नाम से जाहिर है कि सेफ्टी स्टॉक का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप एक ऐसा लेवल मेंटेन रखें कि जिसकी वजह से आपके ऑपरेशंस या आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए जो क्वांटिटी आप मेंटेन रखते हैं वो सेफ्टी स्टॉक की क्वांटिटी होती है। अच्छा, जैसे मरीम रियाज ने पूछा कि एमआरपी ये मैनुअल हो रहे थे, ठीक है। देखो जब तक एमआरपी तो इससे पहले मैनुअल मैनेजमेंट होती थी सिस्टम की, ठीक है। तो जो जो चीजें ईआरपी का पार्ट बनती चली गई
ठीक है, वो फिर मैनुअल से ऑटोमेशन पे आती चलेगी, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर से कवर होती चलेगी। तो अब मैं डिफाइन करूंगा ईआरपी, ठीक है। अब आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि सबसे पहले मैं कोर जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके बिल्ड करूं कि एमआरपी या सॉरी ईआरपी का फंक्शन है क्या, ठीक है। तो ईआरपी दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है एक किस्म का, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, that integrates and manages various core business process and functions within an organization। कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तरह के जो फंक्शंस हैं, जो मुख्तलिफ वो एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं या प्रोसेस करती हैं, उसको मैनेज करता है ये किस तरह, इनटू अ यूनिफाइड सिस्टम, ठीक है, एक ही सिस्टम के थ्रू, एक सेंट्रलाइज सिस्टम से उसको मैनेज करता है सारे के सारे ऑपरेशंस को। और उससे क्या होता है, टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को एक खास स्टैंडर्डाइज वे में डील किया। जैसे मैंने आपके सामने परचेज का प्रोसेस दिखाया, तो बेसिकली उस प्रोसेस के मुताबिक ही परचेज हो, तो ये आपने क्या किया, ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर दिया। आपकी सेल का एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस पे सेल हो, आपकी प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस पे प्रोडक्शन हो, और ये मैनेजमेंट थ्रू सॉफ्टवेयर हो, तो उसने क्या किया, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर दिया, एफिशिएंसी इंप्रूव कर दी, ठीक है। इंप्रूव एफिशिएंसी में देखिए कितनी ऐसी चीजें थी जो कि मैनुअल चलती थी, टाइम टेकिंग थी, दूसरों पे डिपेंडेंट थी, सॉफ्टवेयर में आती चली गई। तो बेसिकली जैसे आप देखें आज कैलकुलेशंस कितनी आसान हो गई हैं सॉफ्टवेयर से, कैलकुलेटर से, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह इसने बिजनेस फंक्शंस भी फास्ट कर दिए, उनको ज्यादा एफिशिएंट कर दिया, और इसके साथ साथ फैसिलिटेट की उसने डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सिस्टम में इनपुट्स डाल रही थी, ठीक है, जो मुख्तलिफ लोग उसमें डाटा डाल रहे थे वो इनपुट्स है, और उन इनपुट्स को यूज करते हुए जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, बेसिकली उसने हेल्प आउट किया दूसरे लोगों को, जो मैनेजमेंट थी, जब मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर जो डिसीजन मेकर थे, कि वो इस डाटा की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। मैं अब एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी रीजन का टोटल सेल्स का डाटा सिस्टम में ईआर, जहां मैं सिस्टम की टर्म यूज करूंगा, मैं ईआरपी की बात कर रहा हूँ, आई होप हम अलाइन कर लेते हैं टर्म को, ठीक है। तो किसी कंट्री, फॉर एग्जांपल आपने किसी कोई कंपनी पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल करती है, आपने उसका टोटल जो सेल्स का डाटा था वो ईआरपी में अवेलेबल है, आपने उसका पाकिस्तान के मैप के ऊपर एनालिसिस किया, तो आपको पता चला कि कुछ ऐसे खास रीजन है जहां पे हमारी प्रॉपर प्रेजेंस नहीं है, हमें वहां पे अपनी प्रोडक्ट बढ़ानी चाहिए, या वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, या वहां पे लोकल प्रोडक्ट ज्यादा पसंद की जाती है, या हमारी रीच नहीं है। देखो बिजनेस के लिए कितना इजी हो गया डिसीजन मेकिंग सारे के सारे फैक्टर्स को यूज करते हुए। तो जब डाटा आपके पास अवेलेबल है, उस डाटा की बेस पे आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ईआरपी ने इस चीज में भी सपोर्ट किया कि उस डाटा को इनसाइट्स, और अब तो बिजनेस इंटेलिजेंस और एआई के जो टूल आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो इसको फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करें ईआरपी को, तो ईआरपी इज एक्चुअली अ बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सिस्टम है जिससे आप बिजनेस की ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस की जितनी एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो है आप क्या, ईआरपी कहलाता है, ठीक है। अगर मैं आपको प्रीवियस लेके जाऊं इसी स्लाइड के ऊपर, अब ये जितनी एक्टिविटीज हैं ये ईआरपी मैनेज कर रहा होता है, लोग इनपुट दे रहे होते हैं, मैंने ये रिक्वेजिशन डाल दी, कोटेशंस आ गई, अब तो बहुत हद तक इसमें भी ऑटोमेशन हो गई है, ठीक है, वेंडर की कोटेशन डायरेक्ट ईआरपी में आती है, परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाता है, गेट इनवर्ट डल गया, ये सारी की सारी चीजें। और ये बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये इस वक्त सारी की सारी एक्टिविटीज, वो रिक्रूटमेंट हो, वो लोगों को सैलरी देनी हो, वो उनकी ट्रेनिंग्स हो, वो बजटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, सीआरएम, ये जितने भी फंक्शंस है ना, ये सारे के सारे फंक्शंस अब ऑटोमेटेड है और सब इंटीग्रेटेड है एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर, रियल टाइम में। रियल टाइम का मतलब होता है फौरी, ठीक है, आपस में वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, और क्विकली रिजल्ट बता रहे होते हैं एक दूसरे को। तो बेसिकली ईआरपी ये कोर रोल है जो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जरूर पूछें। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न ईआरपी फीचर्स हैं, ठीक है, जो नई इनोवेशंस हो रही हैं इस फील्ड में, जो एक्सपेंशन हो रही है ईआरपी की कैपेबिलिटीज के अंदर, उसमें बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है, और एनालिटिक्स के जो टूल हैं वो ज्यादा इनरिच होते जा रहे हैं, ताकि वो अपनी जो इनसाइट्स है उसको रिकमेंडेशन में कन्वर्ट कर दें। वो स्पेसिफिकली जो एरियाज जहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे आपकी प्रेजेंस या आपको इश्यूज आ रहे हैं बिजनेस
डायरेक्टली वहां तक इस वक्त पिन पॉइंट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, एआई और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग की सलाहियतों को यूज करते हुए बेसिकली जो सिस्टम्स की जो सलाहियतें हैं, लोग बिजनेसेस बेटर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करें, कौन सी प्रोडक्ट्स को ड्रॉप कर दें। ठीक है, कौन किस तरह के क्लाइंट किस तरह की चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये इस वक्त सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी जो इस वक्त डिवाइसेज हैं वो सॉफ्टवेयर पे चलती हैं, वो गाड़ियां हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो बेसिकली अब ईआरपी उनके साथ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनके साथ इंटीग्रेशन करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको दे भी रहे हैं, उनसे ले भी रहे हैं। ठीक है, अब जो ईआरपीस है वो मोबाइल एप्लीकेशंस पे चल रहे हैं, यानी मोबाइल पे भी ईआरपी यूज हो रहे हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है आप ऐसी प्लेस पे डिप्लॉय करें कि जहां से आप ग्लोबली इसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये इसके जो फीचर्स हैं, सोशल कोलैबोरेशन, जो बेसिकली ईआरपी अब सिर्फ बिजनेस की हद तक नहीं रहे, ये बहुत सारी जो इससे बियॉन्ड कोलैबोरेशन है उनको भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंपली देखें, आपके सामने जितने भी सिस्टम्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, इवन कि आपकी जो सोशल मीडिया है, मैं पर्सनली कहती हूँ ये सारे के सारे ईआरपीज है। ठीक है, सिर्फ क्या है कि इनका आपके साथ इंटरेक्ट करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, उस यूज करके आपको जो उसमें रिकमेंडेशन की बेसिस के ऊपर आपको जो नई इंफॉर्मेशन आपकी इंटरेस्ट की बेस के ऊपर वो प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, ठीक है, सिस्टम्स अब ऐसे होते जा रहे हैं कि अपने कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ई कॉमर्स, क्योंकि ये अब बिजनेसेस बहुत ज्यादा तेजी से शिफ्ट हो गए हैं, तो ई कॉमर्स बेसिकली अब ये ईआरपी की इंटीग्रेशन का पार्ट है। ईआरपी के साथ ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते भी हैं और देते भी हैं। ठीक है, आपने क्या इन्वेंट्री यहाँ से उठानी है, फाइनेंशियल्स का इफेक्ट यहाँ पे देना है। ठीक है, इस तरह ये मल्टी लैंग्वेज मल्टी करेंसी इनकी सपोर्ट हो रही है। ठीक है, अब यानी किसी भी कंट्री में, जैसे पिछले दिनों हम सऊदीया में एक क्लाइंट के साथ गए थे, तो वो दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और अरेबिक दोनों में यूज करना चाह रहा है, तो सिस्टम्स में ये सपोर्ट अवेलेबल है। मल्टी करेंसीज मैनेज करना बहुत डिटेल में ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको हर ट्रांजैक्शन डिफरेंट करेंसी में कर सकते हो, सिस्टम आपको रिपोर्ट सेंट्रलाइज एक करेंसी में दिखाएगा। कस्टमर सेल्फ सर्विस पोर्टल, ऐसे पोर्टल्स आ चुके हैं जहां से कस्टमर अपने बारे में या अपने जो बेसिकली पोर्टफोलियोज उनको खुद मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वेंडर एंड सप्लायर पोर्टल्स, वेंडर को अपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, वो लॉगिन करेगा, उसके सामने उसकी स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन दे भी सकता है, ले भी सकता है। ठीक है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल, जो स्टाफ है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी लीव, उनके बेल्सेस, उनके प्रोविडेंट फंड, जितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उनके लिए उनके पोर्टल्स पे अवेलेबल है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा इस वक्त क्या स्टेटस है। कस्टमर का डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, बहुत डिटेल में अवेलेबल है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए कोर होता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, सिस्टम्स तेजी से बहुत इजी होते जा रहे हैं, बहुत, ताकि यूजर जो है वो इनको इनसे इंटरेक्ट करके वो एक कंफर्ट फील करें, ना कि ये कॉम्प्लेक्स हो। प्रीवियसली सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स थे, डाटा इनपुट बहुत कॉम्प्लेक्स थी, मगर अब यूजर फ्रेंडलीनेस एक इनकी कोर बन चुका हुआ है। ठीक है, इजी डाटा इंटीग्रेशन, दूसरा सिस्टम ने खुद को ओपन कर दिया कि हम किसी भी दूसरे के साथ बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर से डाटा आसानी से ले सकते हैं और दे भी सकते हैं, ताकि हर एक के लिए उसकी जो स्पेस है वो अवेलेबल हो, और कम्युनिकेशन को ये बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं ओडो की बात करूं, तो अब ओडो के अंदर रहते हुए आप अपनी मैसेजिंग, ऑडियो, वीडियो कॉलिंग, सब कुछ उसके अंदर रह के अपनी टीम से मैनेज कर सकते हैं, उससे बाहर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो इस हद तक आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये मॉडर्न फीचर्स हैं जो आज के सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। चैलेंज आ रहा है, आप लोगों का मैसेज अभी देख रहा हूँ वॉइस का। जी, कोई वॉइस क्लियर है आप? ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, एक दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर फिर भी हम इसकी समरी देख लेते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि व्हाई बिजनेसेस नीड ईआरपी, आखिर उनको ईआरपी की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, मोहम्मद अमजद, अगर वॉइस ब्रेक कर रही है आपके पास, इट मीन्स कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बेसिकली बिजनेसेस को ईआरपी की जरूरत क्यों है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि लोग ईआरपी को या बिजनेस यूज करें। अब तो मैं कहता हूँ कि ईआरपी ऑप्शन नहीं रही, ये तो नेसेसिटी बन गई है। देखिए, छोटी छोटी शॉप्स सॉफ्टवेयर चला रही हैं, तो बिजनेस इसके बगैर कैसे चल सकते हैं। अच्छे सिस्टम, एफिशिएंट सिस्टम, प्रॉपरली डिफाइंड डिजाइन सिस्टम, ठीक है, ये बिजनेसेस की नीड है, ताकि वो क्या कर सके बिजनेस के लिए, हम अभी देखते हैं।
तो याद रखें, इन्फॉर्मेशन मैटर्स, देयरफॉर ईआरपी मैटर। बिजनेस के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर उसने मल्टीपल डिसीजन मेकिंग, एक्शन और बहुत सारी उसने जो रूल्स है वो परफॉर्म करने होते हैं। इसलिए बिजनेस के लिए इन्फॉर्मेशन की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो ईआरपी बिजनेस में लिए क्या क्या कर सकते हैं? ईआरपी सिस्टम स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, ब्रिंग एजिलिटी एंड इनहेंस एफिशिएंसी। नंबर वन, जैसे आपने परचेज का फ्लो देखा, स्ट्रीमलाइन कर दिया उसने परचेज का फ्लो, एजिलिटी, ठीक है, क्विकली इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है। परचेज ऑर्डर जैसे ही क्रिएट हुआ, साथ ही वेंडर को ईमेल में मिल गया कि भाई आपको ये परचेज ऑर्डर आ चुका हुआ है, ठीक है। एंड इनहेंस एफिशिएंसी, इनहेंस एफिशिएंसी से मुराद ये है कि बेसिकली जो काम करने की सलाहियत है लोगों की, ज्यादा वैल्यू एडेड काम कर सके वो, क्योंकि बहुत सारे जॉब सिस्टम ने संभाल लिया है। ये सारे के सारे जो काम है ये सॉफ्टवेयर करके दे रहा है, ठीक है। नंबर सेकंड है शेयर कॉमन डाटा, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द एंटायर एंटरप्राइजेस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनुअल सिस्टम में डाटा की डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा थी, डाटा एक जगह से दूसरी जगह रिपीट हो रहा है, उधर से उधर रिपीट हो रहा है, क्योंकि हर कोई अपने लिए डाटा बनाता था। मगर यहाँ पे डाटा आप सिर्फ एक दफा क्रिएट करते हो और उसको कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। जैसे एम्प्लॉय एचआर में रजिस्टर्ड होता है, वो हर जगह यूज होता है। प्रोडक्ट एक दफा रजिस्टर होती है, वो हर जगह यूज हो रही होती है, ठीक है। तो डाटा की डुप्लीकेशन जो थी वो इसने रिमूव कर दी। प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस जो थी वो कंप्लीट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को आपस में लिंक्ड कर दिया, जोड़ दिया, एक ही वे में कनेक्ट कर दिया उसको, ठीक है। दे इंश्योर डाटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि जो सिस्टम्स में डाटा है वो बहुत हद तक क्योंकि अगर डाटा की प्रॉपर वैलिडेशन हुई है, इनपुट्स उसमें प्रॉपर है, तो उसकी एक्यूरेसी बेहतर है मैनुअल सिस्टम से, और वो कंसिस्टेंटली उसको बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। जो अच्छे सिस्टम है, जो वैलिडेटेड सिस्टम होते हैं, वो एक्यूरेट डाटा दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनकी अब देखो, आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपकी जो रिपोर्टिंग है वो एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं, बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, या किसी भी तरह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आपने जस्ट क्लिक करना है, लोगों का उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वॉइस में कहाँ पे चैलेंज आ रहा है। एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय साइड। अच्छा, कुछ जगह पे ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है, तो काइंडली ना फिर वो आप उसको जरा चेक किया करें, क्योंकि मेरे पास अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बता देता है। और आप लोग कोशिश किया करें कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप रीज्वाइन कर लिया करें। ओके, ईआरपी प्रमोट्स कोलैबोरेशंस एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। बेसिकली ईआरपी जो है ये लोगों की आपस में कोलैबोरेशन को बेहतर करता है, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो इजी है, क्विक है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना आसान है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आसान है, तो इसलिए ये कोलैबोरेशन भी बढ़ाती है और कम्युनिकेशन भी बढ़ाती है, ठीक है। बिजनेसेस कैन अचीव कॉस्ट सेविंग्स थ्रू ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ने बहुत हद तक जो लोगों की नीड्स थी, ठीक है, प्रोसेस को अजाइल कर दिया है, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत थी लोगों की उसको कम कर दिया, ठीक है। ऑटोमेशन ने बेसिकली कॉस्ट सेविंग्स की है, बहुत सारे प्रोसेस को जो और कस्टमर तक जो चीजों की या सोल्यूशन की जो एक्सेस थी उसको बेहतर कर दिया, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। देखो, ई कॉमर्स अब सेम डे आपको डिलीवर करवा रहा है, वो सारा कैसे करवा रहा है? बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रलाइज सिस्टम जो कि ईआरपीस है, ठीक है। आप ट्रैक जो कर रहे हैं उसके पीछे ईआरपीस होते हैं, कि आपको अगर कोरियर ट्रैक कर रहे होते हैं, कहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, जगह जगह उसकी इनपुट्स हो रही होती है, तो ये सारी की सारी चीजें ईआरपीस ने बेहतर की है, ठीक है। ये क्विक बुक भी बेसिकली एक ईआरपी का ही एक पार्ट है, एक टाइप है, ठीक है, मगर उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है। अच्छा, इसके बाद ईआरपी सिस्टम्स प्रोवाइड रियल टाइम इनसाइट्स एंड विजिबिलिटी। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईआरपी सिस्टम्स आपको, आप जो चीज देखना है कि इस वक्त हम किस स्टेज के ऊपर, अब ये आ गया, वो आपको वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। आपने इस वक्त का अपना करंट प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। बैलेंस शीट देखनी वो देखिए, आपके पास स्टॉक कितना पड़ा वो मिल जाएगा, आपके अकाउंट रिसीवेबल्स, लोगों से पैसे लेने वाले कितने हैं, क्लिक करना वो अवेलेबल होंगे, ठीक है, और देने वाले कितने हैं वो अवेलेबल होंगे। तो ये रियल टाइम में दिखा रहा होता है, ठीक है। रियल टाइम का मतलब है कि इस वक्त क्या चल रहा है वो दिखा रहा होता है आपको। अच्छा जी, कस्टमर सर्विस एंड रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव विद एक्सेस टू कस्टमर डाटा, ठीक है। तो बेसिकली जो ईआरपीज ने ये बड़ा आसान कर दिया है कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर करना, कस्टमर को एक्सेस, जैसे मैंने आपको कहा कि ईआरपी को आप ट्रैक कर रहे होते हैं, तो देखो जो ईआरपी को आप ट्रैक कर रहे हो, सॉरी, अपने कोरियर को आप ट्रैक कर रहे होते हैं, वो ट्रैक कैसे करते हैं? वो आपके एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए ट्रैकिंग होती है ना, कि आपको पता चले आपका इस वक्त जो है पार्सल वो किस स्टेज के ऊपर है, वो कहाँ पे है, इस वक्त किस जगह पे मौजूद है।
तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिवनेस और क्विकनेस जो आपको दिए जा रही है, ये सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ईआरपी प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आर मेट मोर इजीली। जिस तरह के भी अब आपके जो सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन है, जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड ईआरपीज हैं वो मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं उनके साथ अलाइन है, और उनकी इस अलाइनमेंट की वजह से बेसिकली जो कंप्लायंस है उन सिस्टम्स के साथ वो बहुत इफेक्टिव है। यानी वो जो सिस्टम रिपोर्टिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, वो रिपोर्टिंग कहीं ज्यादा एक्यूरेट और एज पर जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो एप्लीकेबल लॉ होते हैं, उनके मुताबिक होती है, ठीक है। ERP systems are scalable to accommodate businesses growth। इनको एक्सपेंड किया जा सकता है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ बेसिकली आप अपने ERP का भी जो स्कोप है वो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप उससे फायदा उठा सकते हैं। दे प्रोवाइड अ कंपेटिटिव एडवांटेज बाय इनेबलिंग डाटा ड्रिवन डिसीजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंपेटिटिव एडवांटेज, जिनके साथ पास ज्यादा अच्छे बिजनेस है, अच्छे ERPs हैं, जिन बिजनेसेस के पास ज्यादा अच्छे ERPs हैं, वो ज्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। वो अपने जो एक्शंस हैं उनको स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इफेक्टिवली डील और परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वजह से भी ईआरपीज बिजनेसेस में अपनी एक बहुत ही आला पहचान बना चुके हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? अच्छा, आप लोगों के जो ईआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में जब हम आपको रिव्यू देंगे ना, तो देखो हर ईआरपी का एक अपना स्कोप है, ठीक है। मसलन SAP, यूरेकल है, ओडू है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये जितने भी ERP हैं, हर एक का अपना एक स्कोप है, वो किस हद तक कवरेज देता है। तो मैं आप लोगों के ये क्वेश्चंस वहां तक रखूंगा, ठीक है। वैसे क्विक बुक्स का मेजर फोकस अकाउंटिंग है। अच्छा जी, अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिकली ERPs में बिजनेसेस क्या करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली बिजनेसेस क्या करते हैं, तो ऐसी सूरत में बिजनेसेस स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक है। बिजनेसेस उनको स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, आपके प्रोसेस फ्लो को स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, आपकी जो डाटा इंफॉर्मेशन है उसकी एक्सेस और विजिबिलिटी को बेहतर करते हैं। वो आपकी एक्सेस में होता है, ठीक है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप दुनिया के किसी कोने में आज आपकी आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या आपकी जो भी डिवाइसेस हैं उसके ऊपर आपके सामने डैशबोर्ड रियल टाइम डाटा दिखा रहे होते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। विजिबिलिटी को ये आसान कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी, उनको ट्रैक करना और ट्रेस करना इंफॉर्मेशन को आसान है, ठीक है। बहुत सारे ईआरपीज में आप डाटा लॉगिंग, किसने इंफॉर्मेशन इनपुट की, किस टाइम की, किस जगह से की, किस आईपी से की, ठीक है। और कैसे कैसे वो इंफॉर्मेशन का फ्लो पास ऑन होता गया, उसका यूजेज कहाँ पे हुआ, आप अपने प्रोसेस को, मतलब को मटेरियल आया, कब आया, कहाँ पे यूज हुआ, उसकी कितनी लॉट्स क्रिएट हुई, कितनी लॉट्स यूज हुई। तो अगर आप इनको देखें तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली आपके स्कोप को आसान करती जा रही हैं, ठीक है। उसकी ट्रेसेबिलिटी जो है वो बेहतर से बेहतर करती जा रही है कि आप इजीली ट्रैक कर सकें कि कौन सी इंफॉर्मेशन का फ्लो या डाटा का फ्लो या प्रोसेस का फ्लो या मटेरियल्स का फ्लो या कंपोनेंट्स का फ्लो किस जगह पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और कंट्रोलेबिलिटी, बिजनेसेस को कंट्रोलेबिलिटी दे दी है कि आप जहां पे चाहे बिजनेस पे अपने कंट्रोल अप्लाई करना वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस हद तक फाइनेंशियल अप्रूवल हम खुद करें, वो या इस लेवल की मैनेजमेंट करे, वो कर सकती है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल सेल हो ही ना जब तक उसके अगेंस्ट पैसे ना आ जाएं, आप वो मैनेज कर सकते हैं। ऐसी कितने जॉब्स हैं, ऐसी कितनी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने ERP से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो आपको कंट्रोलेबिलिटी भी देता है कि आपका सिस्टम जैसे फंक्शन कर रहा होता है, उस फंक्शंस के ऊपर जो आपके कंट्रोल्स हैं उनको सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट साइड पे आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके सामने जो 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके सामने जो भी हमने ओपन किए, ये मैंने ओपन किए, ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि किसी भी ERP सिस्टम में एक की डिप्लॉयमेंट में या उसकी एप्लीकेशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, या उसके यूजेज में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो मैं एक दफा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के देख लूं। मरियम शाहिद, बेसिकली आपका जो क्वेश्चन था कि क्विक बुक इज आल्सो एन ERP और नॉट, ये ERP की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा, विच ERP वी विल लर्न विद यू। देखिए आज का जो सेशन है, हम तो आपको सिर्फ अभी ERP के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ERP का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते रहते हैं जिसमें हम मल्टीपल ERPs को करवाते हैं। करंटली हमारा बेसिकली एक उडो फंक्शनल कंसल्टेंट मास्टर क्लास का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम उडो ERP सिखा रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, मेनली फॉर हायर मैनेजमेंट नहीं, बेसिकली ईआरपी सबके लिए होता है। हायर मैनेजमेंट का जो ज्यादा फोकस होता है वो रिपोर्टिंग के ऊपर होता है, ठीक है। हायर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग फोकस ज्यादा होती है, और जो लोअर मैनेजमेंट है वो सिस्टम में डाटा इनपुट करती है, वो इनपुट देते हैं, मैनेजमेंट उन इनपुट्स की बेसिस पे उनको यूज करके डिसीजन मेकिंग करती है, ठीक है। अच्छा, जैन मुस्तफा का क्वेश्चन है, सर इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंस्टॉल ईआरपी सिस्टम देन व्हाट इज होल प्रोसेस एंड कॉस्ट एसोसिएटेड। ये भी जब हम आपको मॉड्यूल ईआरपी के रिव्यूज में लेके जाएंगे, क्योंकि हर ईआरपी के लिए हर ईआरपी की जो कॉस्ट और उसका वे डिफरेंट है, ठीक है। तो जब हम आपको लेके जाएंगे ना, जैसे हम आपको उडू का रिव्यू करवाएंगे, प्रोडक्ट रिव्यू एक सेशन करवाएंगे हम आपके साथ एसएपी का कराएंगे या ओरेकल का करवाएंगे, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या कॉस्ट है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। जैन मुस्तफा, शहाब बुखारी, आपका क्वेश्चन नहीं मैं समझ पाया, आपने किस क्वेश्चन से लिंक किया, लाइक थ्री वे मैचिंग, मैं नहीं समझ पाया इसको। शायद आप बात कर रहे हैं कंट्रोलेबिलिटी की। जी, कंट्रोलेबिलिटी में ऐसा ही होता है, मल्टीपल मैचिंग्स करते हैं कि अगर ये जॉब हो, टू वे मैचिंग हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है कि नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म ही ना हो अगर उसमें ये वाली जो एक्टिविटी है जो आप चाह रहे हैं, जो कंट्रोल आपने लगाया हुआ है, जब तक वो पूरा ना हो, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे 4 कंपोनेंट्स की, बेसिकली ईआरपी के जो 4 कंपोनेंट्स हैं हम उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। अहमद मलिक का क्वेश्चन है, सर एसएपी एंड ईआरपी में क्या फर्क है। अहमद, आपने थोड़ा सा वेट करना है, इसका आंसर आगे आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो ईआरपी एप्लीकेशन है, जो कि सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ईआरपी में एक चीज जो आप जिसको यूज करते हैं, यूजर यूज करता है, वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नंबर सेकंड, उस सॉफ्टवेयर किस तरह के बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करता है, उसका स्टैंडर्ड वर्क फ्लो क्या है, ठीक है। वो किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के उसके तरीकेकार या उसके वर्क फ्लो क्या है, ये उसको बिजनेस प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। ईआरपी बिजनेस प्रोसेस क्या है, वो किस तरह मैनेज करता है उसको। उसके बाद जो इसमें थर्ड कंपोनेंट है वो हार्डवेयर का है, ठीक है। हार्डवेयर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है यूज करने के लिए, ठीक है, ये कंपोनेंट है। चौथा जो है वो ईआरपी के यूजर्स है। तो याद रखें, ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, किसी भी ईआरपी की सक्सेस और फेलियर में जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो ये जो 4 कंपोनेंट्स है, ठीक है। ईआरपी अगर किसी बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स है उनसे मीट करता है, उसके मुताबिक है, तो उससे क्या होगा कि वो लोग हैप्पी होंगे कि उनकी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, ईआरपी उसके मुताबिक डिजाइन हुआ है, उसके मुताबिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये उनके लिए एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, जो बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह की कंट्रोलेबिलिटी, विजिबिलिटी और इंफॉर्मेशन का फ्लो, डाटा का फ्लो वो चाह रहे थे, सिस्टम उसको उसके मुताबिक मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये भी अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर करता है। जो हार्डवेयर है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने ईआरपी में एंट्री करनी है, आप ईआरपी को ओपन करके बैठ जाएं और बस आप बैठे वेट करते रहे, ईआरपी ओपन ही ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पे जिस हार्डवेयर पे वो रन हो रहा है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह है, ठीक है। वो डाउन ना हो, ठीक है, वो एक्सेस में हो और वो परफॉर्म भी बेटर कर रहा हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके यूजर्स के लिए वो बहुत इजी हो, यूजर फ्रेंडली हो, यूजर हैप्पीली उसको यूज कर रहे हो, यूजर के लिए मैक्सिमम वो इंफॉर्मेशन और वो वैल्यू क्रिएट करता हो, उनके लिए उसकी यूजेबिलिटी बहुत आसान हो। तो देखिए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये मिलके किसी भी ईआरपी को सक्सेसफुल बनाती हैं। और याद रखें, जब ये चीजें नहीं मिलती तो वही ईआरपी जो सक्सेसफुल होने जा रहा है वो फेल हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसी का रिवर्सल देखें, अगर ईआरपी की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस काबिल ही नहीं है कि उस बिजनेस के लिए वो इफेक्टिवली रन हो सके, या वो खुद वेल डिजाइन नहीं है, ठीक है, उसके प्रोसेस उसमें प्रॉपर्ली कवर नहीं है, या उसमें कंट्रोलेबिलिटी के इशू है, उसमें डाटा की इंटेग्रिटी के इशू है। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि डाटा की एक्यूरेसी और जो उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है डाटा का, वो मीट नहीं करता, ठीक है। उसका हार्डवेयर ऐसा है कि वो अक्सर डाउन रहता है, या वो उसकी परफॉर्मेंस ईआरपी की स्लो रखता है, ठीक है। या फिर यूजर बेसिकली उस ईआरपी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते, या उसके साथ वो उनका प्रोसेस इतना कम्प्लेक्स है कि वो उसमें एंट्री नहीं करना चाहते। तो यही जो 4 कंपोनेंट्स है उस ईआरपी के फेलियर के रीजन बनते हैं, ठीक है। और दुनिया में बहुत सारे ईआरपी के अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए हैं तो उससे ज्यादा फेल भी हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है कि किसी भी जगह पे एक नया सॉफ्टवेयर लेके आना, और बिजनेस का स्कोप बहुत वाइडर होता है। ये ऐसा नहीं होता कि हमने सिर्फ एक मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसको यूज कर लिया। आपने उसमें कितने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, सबको एंगेज करके, सबको को परफॉर्मेंस में लाके जब आप कंबाइन करके रन करते हैं तो वही सक्सेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है।
और ये ईआरपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो लोग ईआरपी के फंक्शनल कंसल्टेंट्स हैं और जो ईआरपी के प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स होते हैं कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करें, इन 4 कंपोनेंट्स को ईआरपी की सक्सेस के लिए। ठीक है? ईआरपी कैसे काम करता है? ठीक है? बहुत एक सादा सी डायग्राम है। ईआरपी इनपुट्स लेता है, ठीक है? इनपुट्स कौन देते हैं? वो लोग जो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर यूजर्स के तौर पे सिस्टम में डाटा इनपुट कर रहे हैं, कोई इनवॉइस डाल रहा है, कोई पेमेंट का डाटा डाल रहा है, ठीक है? कोई अदर इंफॉर्मेशन इसमें ऐड ऑन कर रहा है। तो बेसिकली ये सारे के सारे इनपुट के यूजर्स होते हैं, ठीक है? ये सिस्टम में ये उसमें इनपुट्स एंटर करते हैं ताकि वो आगे जाके यूज हो सके, ठीक है? तो नॉर्मली जो लोअर स्टाफ होता है, जो वो लोग जो डायरेक्टली ऑपरेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो ये सारी की सारी इनपुट्स वो दे रहे होते हैं। जब ये इनपुट सिस्टम में आती हैं तो बेसिकली ये स्टोरेज की फॉर्म में सेव होती है, वहां पे डेटाबेसेस होती हैं सिस्टम्स के पीछे, जहां पे ये डाटा जो है ये प्रॉपरली सेव होता है, ठीक है? ताकि आप इजीली इसको रिट्रीव कर सकें, जब आपको जरूरत हो आप उसको रीयूज कर सकें, इसको रिट्रीव कर सकें, ठीक है? यानी यहाँ से इनपुट्स आई, यहाँ पे सेव हुई, और नीड बेस के ऊपर आउटपुट, आउटपुट बेसिकली आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, आउटपुट की फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं फॉर यूजेज, ठीक है? कि जब आपके पास डाटा आपका आ गया और उसकी आउटपुट की हम बात करते हैं, नॉर्मली जो टॉप मैनेजमेंट है वो इंटरेस्टिंग आउटपुट में होती है, वो रिपोर्टिंग में होती है, मगर याद रखें जितनी क्वालिटी इनपुट होगी उतनी इफेक्टिव आउटपुट होगी, और स्टोरेज इफेक्टिवली डाटा की स्टोरेज और डाटाबेस की परफॉर्मेंस, कि आपको नीड बेस के ऊपर क्विकली डाटा रिट्रीव करके दे ताकि वो डाटा आउटपुट के लिए भी अवेलेबल हो। तो ये बेसिकली डाटाबेस की क्वालिटी होती है, ठीक है? तो डाटाबेस में क्या होता है, बेसिकली सिस्टम में क्या होता है, मैं रिपीट कर देता हूँ, इनपुट्स जो यूजर मुख्तलिफ पॉइंट से इनपुट कर रहे होते हैं, ये लोग भी करते हैं, ये मशीन्स भी करती हैं। जैसे अब अटेंडेंस है, अब देखो ईआरपी ने पे रोल बनानी है, पे रोल बनाने के लिए उसको अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस अब लोग अटेंडेंस मशीन में लगाते हैं, और अटेंडेंस मशीन इंटीग्रेट होती है सिस्टम के साथ, वो सिस्टम से वो मशीन से डायरेक्ट इनपुट ले लेती है, डेटाबेस में सेव करती है, और उस इंफॉर्मेशन को इसमें अंदर प्रोसेस करके कन्वर्ट करके सैलरीज बनाई जाती हैं, और सैलरीज को बाद में रिपोर्टिंग और अदर फॉर्म में और डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है? ये कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड कर पाए? बेसिकली ये 3 चीजों का कंपोनेंट है, इनपुट्स का, स्टोरेज का और आउटपुट्स का, ठीक? तो आप लोगों ने जब फंक्शनल कंसल्टेंट बनना है तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको इनपुट्स का पता हो, आउटपुट्स का पता हो, कैसे किस पॉइंट पे कौन सी इनपुट है, और ये जो अभी डिस्कशन हो रही है, ये इनपुट डिस्कशन हो रही है, आउटपुट हो रही है, ठीक है? और आपको अपने क्लाइंट की नीड और उसकी पोजीशन की वाइज पता चलता है कि ये इनपुट्स यहाँ से लेनी है और आउटपुट किस तरह के, जो हमारा क्लाइंट है उसको किस तरह की आउटपुट देनी है, ठीक है? ये सारी सारी स्टेजेस जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब जब आपने ईआरपी को इंस्टॉलेशंस करनी है इसकी मुख्तलिफ जगह पे, ठीक है? उसकी इंस्टॉलेशंस करनी है तो उसको हम कहते हैं होस्टिंग, ठीक है? अच्छा, मरियम शाहिद का क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ यूजर्स इन ईआरपी? ईआरपी में मल्टी टाइप यूजर आ सकते होते हैं, ठीक है? इसमें बेसिकली इनपुट के यूजर भी होते हैं, इसमें आउटपुट के यूजर्स भी होते हैं। इनपुट के यूजर वो लोग जो डाटा इनपुट्स कर रहे हो, ये साथ आउटपुट ये भी देख रहे होते हैं, ठीक है? कुछ ऐसी बेसिक रिपोर्टिंग देख रहे होते हैं। कुछ मैनेजमेंट टॉप लेवल पे बैठी होती है, वो उनका ज्यादा फोकस रिपोर्टिंग एंड पे ही होता है, ठीक है? वो आउटपुट को देख रहे होते हैं। तो ये सीनियर टू जूनियर हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में जो यूजर है, यानी हर वो पर्सन जो ईआरपी से किसी ना किसी तरह इंटरेक्ट कर रहा है, वो ईआरपी का यूजर है, ठीक है? वो इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। आपका कस्टमर का पोर्टल आपने अपने कस्टमर को दिया, वो भी आपके ईआरपी का यूजर है। आपने वेंडर को दिया, आपने एम्प्लॉय को दिया, जिस इसको भी दिया वो भी आपके ईआरपी के यूजर हैं, ठीक है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है? मरियम, मरियम शायद, ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ईआरपी होस्टिंग। ईआरपी होस्टिंग से मुराद ये है कि आपने जब ईआरपी की इंस्टॉलेशंस करनी है, जैसे भी हमने बात की थी ना प्रीवियसली कि हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है। देखो, ईआरपी को किसी ना किसी जगह प्लेस करोगे तो वो रन होगा ना। आपका मोबाइल और उसके अंदर का सॉफ्टवेयर दोनों मिलके आपके लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं ना, चाहे वो आईओएस हो, चाहे वो हो आपका एंड्रॉइड वगैरह, या कोई भी चीज हो, किसी भी मशीन की आप बात करें, वो लैपटॉप हो, वो कंप्यूटर हो, ठीक है? तो ये मिलके आपके लिए वैल्यू जनरेट करते हैं। तो इस तरह ईआरपी को भी फंक्शनल होने के लिए जरूरत होती है कि उसको कहीं ना कहीं होस्ट किया जाए, उसकी किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर इंस्टॉलेशंस की जाए, ठीक है? तो देयर आर नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ होस्टिंग, ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग, ठीक है?
अच्छा, ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग में क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द ईआरपी सिस्टम। यानी ईआरपी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं, उसकी हार्डवेयर की मैनेजमेंट उसने खुद अवेलेबल करना है, उसकी सिक्योरिटी उसने खुद मैनेज करनी है, उसकी अपडेट्स खुद मैनेज करनी है, उसकी मेंटेनेंस खुद मैनेज करनी है, ठीक है। और मगर ऑन ऑन प्रीमिसेस में जो इसकी फीचर्स हैं वो क्या है कि इसके प्रॉन्स हैं, वो ये है कि इसका फुल कंट्रोल जो है ना वो उस बिजनेस के पास होता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। मगर ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए बिजनेस को एक ह्यूज कॉस्ट चाहिए, क्योंकि सर्वर्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, जो स्पेसिफिक मशीन्स होती हैं जहाँ पे हम इनको इंस्टॉल करके मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो काफी हैवी परफॉर्मेंस सर्वर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर सेकंड है क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। Cloud based ERP deployment involve hosting in ERP software on remote servers managed by a third party cloud services providers, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो कि बेसिकली क्लाउड सर्विसेज या ऐसी जगह पे अपने सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, कि जो स्टोरेज को आपके लिए अवेलेबल करते हैं, ठीक है, और आप वहां पे प्लेस करते हो। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली वो आपको स्टोरेज या स्पेसेस वगैरह देते हैं, और उस स्टोरेज या सर्वर जो वो अपने पास देते हैं उनकी मैनेजमेंट वो करते हैं, ठीक है। Managed by a third party. Cloud hosting offers scalability, flexibility, and easier access to the system from anywhere without the need for extensive IT infrastructure. ठीक है, वो IT के इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कम कर देते हैं, क्योंकि दे आर स्पेशलाइज्ड इन इट, और वो सिर्फ यही काम करते हैं, इसलिए वो आपको ज्यादा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, मगर इसमें आपके लिए बेनिफिट क्या है कि ये आपको ईज देता है एक्सेस की, स्केलेबिलिटी, आप इसको लार्ज स्केल के ऊपर मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ ये इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये आपकी जो एक्सेस है यूजर्स की, ये उसको ईज देता है कि आप दुनिया के किसी गोशे में भी आप इसको बड़ा आसानी से एक्सेस और यूज कर सकते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, क्लाउड होस्टिंग का मतलब है कि आप इसको आउटसोर्स कर दें, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? ऑडियंस जी, आगे जाके हम क्लाउड को, जी आगे जाके जैन हम क्लाउड को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस स्टेज के ऊपर अटेंडेंस ले लें आप लोगों की, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप लोग अपना जो है वो कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है। जस्ट अटेंडेंस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और काइंडली अभी आपने चैट को थोड़ा सा स्टॉप कर देना है, तो प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लें। बहुत स्लो हैं आप लोग, क्विकली प्लीज। अभी भी काफी सारे लोगों का हम वेट कर रहे हैं, और अगर हो सके तो स्माइल, ये जरा स्माइली हो जाए। आई होप कि हम कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। चले, थैंक यू वेरी मच। आप लोग स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था जैन का। ठीक है, होस्टिंग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में पीटीसीएल का एक डाटा सेंटर है, वो भी होस्टिंग प्रोवाइड करता है, मगर मोस्टली अमेजोन, गूगल, इस तरह के बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वो भी क्लाउड
प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट बॉडीज हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, क्लाउड होस्टिंग में प्राइवेसी के चैलेंजेस से क्या मुराद है जैन? आप काइंडली अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। ठीक है। आप कह सकते हैं, मगर अगर आपने अपने डाटा पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है तो ऐसी सूरत में ऑन प्रीमिसेस का मॉडल ही ज्यादा बेहतर है। ठीक है। मगर वो क्लाउड में भी आपको श्योरिटी देते हैं कि हम आपके जो डाटा की प्राइवेसी है हम उसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके जुम्मे होता है आपके डाटा की सिक्योरिटी और उसकी मैनेजमेंट, अगर आप उस तरफ से ले रहे हैं। ठीक है। ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, मगर अगेन बहुत सारे बिजनेस इसको ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो जब भी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है तो फिर बिजनेस इसको ऑप्ट करते हैं। मगर नॉर्मली जो ज्यादा क्रिटिकल डाटा है जैसे बैंकिंग सेक्टर का, वो शायद उनका ज्यादा फोकस अपने सेटअप पे होता है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अफेक्ट कर रही है ईआरपीस को, तो इसलिए इसमें नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है। ये मैं आपका क्वेश्चंस लास्ट के लिए रख लेता हूँ, आप काइंडली अब्दुलरहमान मुझसे लास्ट में पूछिएगा। ठीक है। मैं एक दफ़ा ये जो करंट चल रहा है इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लें। तो हमने होस्टिंग की टाइप डिस्कस कर ली। ठीक है। ऑन प्रीमिसेस हो सकती है, क्लाउड पे हो सकती है, और बेसिकली ऐसा भी मॉडल है आप हाइब्रिड कर सकते हो। ठीक है। आप कुछ पार्ट क्लाउड पे रखते हो, कुछ पार्ट अपने पास रखते हो। ठीक है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है। नंबर 1, एक तो इसमें ऑप्शन ये है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप मॉडल यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल बेसिकली लाइसेंसिंग का मॉडल है। आप लाइसेंस लेते हो, ऐसी सूरत में आपको बाकी किसी कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लाइसेंस मिलता है, सिस्टम आपकी अवेलेबिलिटी के लिए वो अवेलेबल हो जाता है। आपने ना हार्डवेयर मैनेज करनी है, ना बाकी सारी चीजें मैनेज करनी है, ये सब का सब मैनेज करना है आपको सर्विसेज प्रोवाइडर ने। ठीक है। जैसे इसकी ज्यादा कॉमन एग्जांपल दूंगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स को अगर आप देखो तो नेटफ्लिक्स की आप सिर्फ क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन बाई करते हो। तो नेटफ्लिक्स एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। ठीक है। आपको अपने मोबाइल के ऊपर एक ऐप के अलावा कुछ भी डाउनलोड करके यूज नहीं करना, वो सब वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। आप उसको लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे हो। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर भी इस वक्त बहुत सारे वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS मॉडल के ऊपर जा रहे हैं कि आप उसको अप्लाई करते हुए सिर्फ लाइसेंस बाई करें और इसको यूज कर लें। ठीक है। ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। अच्छा, नंबर 2 ये है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बेसिकली ये क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग वाले आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी जो अगर कुछ चीजें डेवलप करना चाहते हैं, कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी मैनेजमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। तो ऐसी सूरत में बजाय कि आप अपने लिए वो सर्वर्स मैनेज करें, आप हमारे जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है इसको यूज करके ये चीजें कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास, ठीक है, आपके पास जो है वो गूगल ऐप इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, और सेल्स फोर्स ऐप क्लाउड है। ठीक है। तो बेसिकली ये सारे के सारे ऐप क्लाउड है, लोग जहाँ पे डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और इसकी चेकिंग वगैरह करते हैं। जो तीसरा इसमें मॉडल है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। ये आपको इंटरनेट के ऊपर स्टोरेज देता है। ठीक है। ये आपको इंटरनेट के ऊपर एक्सेस देता है कि आप या सर्वर्स आपको डेडिकेटेड दे देता है, जहां पे आप अपने सॉफ्टवेयर्स को या अपने ईआरपीस को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको इसमें हेल्प आउट करता है। इसकी में भी एग्जांपल अगर देखें तो अमेज़न वेब सर्विसेज हैं, AWS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सारे के सारे इसकी एग्जांपल हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ये मेरा मकसद सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना था। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हम ये देखते हैं कि पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं ईआरपी के प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो ईआरपी के प्रोजेक्ट में जो यहाँ पे बेसिकली मैंने 4 टाइप्स ऑफ पार्टीज ली है। नॉर्मली दुनिया में बहुत सारे इनके डिफरेंट मॉडल्स हैं, मगर मैंने पाकिस्तान के मॉडल को ज्यादा फोकस किया है। ठीक है। उसमें ईआरपी वेंडर बेसिकली ये वो पार्टीज है जो के ईआरपी की ऑनर है या वो ईआरपी को मैनेज करती हैं। जैसे एसएपी ईआरपी वेंडर है। ठीक है। ओडू ईआरपी वेंडर है, ओरेकल ईआरपी वेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट ईआरपी वेंडर है। तो ये सारे के सारे यानी जो जिस प्रोडक्ट को ऑन करते हैं वो ईआरपी वेंडर है। ठीक है। वैल्यू एडेड रीसेलर्स, आपने मोस्ट कॉमन सुना होगा, वो कहते हैं कि हम इस ईआरपी के पार्टनर हैं। ठीक है। अक्सर ये टर्म यूज करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास ये वाला ईआरपी चल रहा है, हम इसके पार्टनर हैं। जब वो पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि दे आर वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइडर या रीसेलर्स। ठीक है। अच्छा, वैल्यू एडेड रीसेलर्स क्या करते हैं कि ये बेसिकली ईआरपी की डिप्लॉयमेंट की सर्विसेज देते हैं। ठीक है। उसमें कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं, उसको यूजर के लिए उसकी जो नीड के मुताबिक कस्टमाइजेशन सिस्टम को की करके उसको देनी है, ये सर्विसेज देते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन और ट्रेनिंग वगैरह, या फिर जो जब सिस्टम आपने ले लिया तो आपको ऑन गोइंग सिस्टम में सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, उसकी सर्विसेज आपको ये दे रही होती है। ठीक है।
तो ऐसी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करते हैं आपको इस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये है वैल्यू एडेड रीसेलर। जैसे अगर देखो पाकिस्तान में बहुत सारे आपको मिलेंगे, अब एक्स जो है वो वैल्यू एडेड रीसेलर है, ठीक है। इस तरह एक्सीलेंस डिलीवर्ड है, फर्गूसन है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मुख्तलिफ ईआरपी की पार्टनर है और उनके बिहाफ पे यहाँ पे इसको सेल आउट करती हैं, ठीक है। इसमें जो थर्ड है दैट इज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ये वो पार्टीज हैं जो आपको होस्टिंग में हेल्प करती हैं, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और जो फोर्थ वन है दैट इज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइडर, जो स्पेसिफिकली किसी भी सॉफ्टवेयर या ईआरपी से रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जो बेसिकली जो उसमें करियर बिल्ड करना चाहते हैं, जो उनकी स्किल को अपलिफ्ट करती हैं, जैसे स्ट्रीमफोर्ड इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है जी। ये पार्टीज हैं। तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा टाइम को मद्देनजर रखते हुए, अगर आपके क्वेश्चन हो तो काइंडली आप जरूर पूछिएगा। अच्छा जी, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है? सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के मल्टीपल मेथड्स हैं, मैं जो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, मैं एसडीएलसी लेके आया हूँ, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। और बहुत कॉमन ये यूज होता है। एसडीएलसी इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलोड इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम्स। SDLC provides a framework for planning, creating, testing, deploying and maintaining software, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मॉडल है, एक मेथड है जो आप लोगों को जो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उनको गाइड करता है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है और कैसे उसको डिजाइन और मैनेज करना है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने इसका मॉडल ओपन करूं तो बेसिकली नॉर्मली जब भी किसी के लिए आपने कोई चीज बनानी है, ठीक है, जब आपने किसी के लिए कोई रिक्वायरमेंट जनरेट करनी है, आपने कुछ चीज बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जरूरी है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करें। वो क्या चाहता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग उसका सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। नंबर सेकंड है एनालिसिस एंड डिजाइन, कि जो आपने रिक्वायरमेंट्स की उसको एक डिजाइन में कन्वर्ट कर दें, उसको इंप्रूव करें, उसको बेहतर बनाएं, उसके ऊपर डिस्कशन करें, उसमें बाकी कंपोनेंट्स को भी ऐड करें, ठीक है। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट, ठीक है, होती है। फिर उसकी टेस्टिंग होती है कि जैसा हम चाह रहे थे वैसे ही बना है, ठीक है। इसकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है, ऐसे क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस होती है कि जैसा हम चाह रहे थे वो सही फंक्शन कर रहा है, जो डाटा अपनी जगह पे ठीक आ रहा है, रिपोर्टिंग सही फंक्शन कर रही है। फिर उसकी डिप्लॉयमेंट होती है। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आप जब किसी सिस्टम किसी दूसरे को रेडी करके डिजाइन करके उसकी नीड के मुताबिक उसको एडजस्ट करके प्रोवाइड कर देते हो, उसको ट्रेनिंग देते हो कि उसको यूज करे, इसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट। और फिर उसकी मेंटेनेंस होती है, यानी मेंटेनेंस से मुराद ये है कि लंबे अरसे में, क्योंकि चलते सिस्टम में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट्स की ख्वाहिश होती है, जब बग्स एरर आ जाती हैं तो आपने उसको मैनेज करना होता है ताकि ऑपरेशंस अफेक्ट ना हो और सिस्टम जो है उसको, क्या देखो आपका बिजनेस जो है वो बहुत अजाइल है इस वक्त ना। आप वेट नहीं कर सकते कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, डाटा नहीं प्रॉपर मिल रहा। अब वो एक वक्त होता था लोग उसके लिए वेट करते थे, लोग सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए कई कई साल वेट करते थे, अब ऐसा नहीं होता। लोगों को क्विक बिजनेस को यानी क्विक सोल्यूशन चाहिए। तो इसलिए ये सारी की सारी सर्विसेज नीडेड होती है कि जहां पे भी आपको अगर मेंटेनेंस की जरूरत है, आप क्विकली सिस्टम को मेंटेन करके उसको आप करें और वो अपनी जो सर्विस है वो पूरी करता रहे अपने यूजर्स के लिए, ठीक है, या अपने क्लाइंट के लिए। तो एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, ठीक है। अब ये है कि नॉर्मली दुनिया में क्योंकि हर नीड के मुताबिक सॉफ्टवेयर या लोग सोल्यूशन लेके आना शुरू हो गए, तो बहुत सारे बिजनेसेस ने, बहुत सारे जो थे अपॉर्चुनिस्ट इस मार्केट में, उन्होंने स्टडी किया कि बेसिकली लोगों की बिजनेस की कोर नीड्स हैं क्या, और उन कोर नीड्स को उस उन कोर नीड्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करके जब उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो ईआरपी एक स्टैंडर्ड ईआरपी बन गए, ठीक है। यानी उन्होंने क्या किया कि लोगों की मिलती जुलती नीड्स को इकट्ठा किया और एक जेनेरिक एप्लीकेशन बना दी। जैसे अब देखो ना दुनिया में बहुत सारी चीजें जेनेरिक बनती हैं, स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन आते जा रहे हैं। तो इस तरह बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड ईआरपी बन गए, जिसमें टॉप पे आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एसएपी है, ठीक है। उसके बाद ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उडू है, नेट स्वीट है, नेक्स्ट ईआरपी है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी लोकल ब्रांड्स भी ऐसी हैं कि लोगों ने लोकल नीड्स को कंसीडर करते हुए भी ईआरपीस बनाए हुए हैं, ठीक है, और उसको अपने नाम से अपने ब्रांड नेम के साथ जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ईआरपी आप सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हर ईआरपी के कोई ना कोई फीचर्स हैं, कुछ ना कोई क्वालिटीज है, ठीक है, कोई ना कोई इनके यूनिक फीचर्स हैं। मैं आज इनको इसलिए डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि हम हर जो इसमें ईआरपी जैसे एसएपी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, ओडू है, इनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के अलहदा से हम इंट्रोडक्टरी सेशन लेके आए, ठीक है, जिसमें वो सेशन सिर्फ एक ऐसा सेशन होगा
वो सिर्फ एसएपी को आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे। एसएपी की कितनी प्रोडक्ट है, A1 है, B1 है, वो कैसे काम करती हैं, ठीक है, उनकी इंस्टॉलेशन, प्राइसिंग और हर चीज़ वो आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपके लिए उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसका फ्यूचर क्या है, ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे इनसे पूछ सकते हैं। इस तरह ओरेकल का, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का और ओडू का हम खुद कंडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हम आपको इनके बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि बेसिकली आप लोगों के लिए, करियर के लिए उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी, अभी एक क्वेश्चन भी पूछा था, शायद अहमद ने पूछा था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं वैसे वैसे ईआरपीज के लिए भी चैलेंज होता जा रहा है कि वो मुसलसल अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करते जा रहे हैं, ठीक है। वो नए फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं, नए इंटीग्रेटेड वैल्यूज देते जा रहे हैं ताकि वो आज की नीड के मुताबिक खुद को सेटल कर सके। इसकी सबसे जो अच्छी एग्जांपल है वो उर्दू है। उर्दू ने अपना स्कोप कोर बिजनेस से निकाल के और बहुत सारी एक्टिविटीज में डाल दिया, यूजर फ्रेंडलीनेस कर दिया, चीजों को बड़ा सिंप्लीफाई करता जा रहा है, ठीक है। वो मार्केट में बहुत तेजी से अपनी जगह बनाता जा रहा है। तो फिर उसकी कुछ प्राइसिंग, कुछ फीचर्स, कुछ उसकी जो बेसिकली डिप्लॉयमेंट, वो इतनी स्ट्रेटेजिकली उसने चीजें डिजाइन की हुई हैं कि जो एक फ्यूचर ईआरपी में एक जो बड़ा रोल है वो उर्दू का नजर आ रहा है। तो बेसिकली खुद को अब मार्केट के ट्रेंड्स के मुताबिक एडजस्ट करना ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए भी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सबसे पहले अफेक्ट होती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चंस को मैं देख लूँ। अहमद का क्वेश्चन था क्लाउड क्लाउड होस्टिंग की एग्जांपल बता दें। क्लाउड होस्टिंग की एग्जांपल से मुराद ये है कि मुझे एग्जांपल नहीं पता, आप उनके बारे में चाह रहे हैं कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो अपने अपने सॉफ्टवेयर अपनी पे होस्ट करते हैं, ठीक है। क्लाउड होस्टिंग से मुराद ये है कि वो उस क्लाउड से दो ऑप्शन होते हैं उनके पास, या वो स्टोरेज लेते हैं, शेयर्ड स्टोरेज होती है, वो उनको स्पेसिफिक स्टोरेज दे देता है, या फिर वो सर्वर्स बाई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी सूरत में अब मुख्तलिफ फीचर्स होती हैं। वो कहते हैं कि आपने मुझसे क्या क्या सर्विसेज लेनी है, जो क्लाउड होस्टिंग वाला वो कहता है, ठीक है। आपने मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको प्रोवाइड करूं, अच्छा उस पे आप उनके बैकअप्स आप चाह रहे हैं कि मैं आपको करके दूं, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी मैं मैनेज करूं। वो फिर जितने फीचर्स आप उससे लेते जाते हैं वो उतनी आपकी वैल्यू, वो आप उसकी जो वो होती है कॉस्ट, वो इनहेंस होती रहती है, ठीक है। आप अपनी नीड के मुताबिक एक उसके साथ पैकेज लेते हो और उस पैकेज के मुताबिक चलते हो, तो बेसिकली आप अपना सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल करके उसको यूज करना शुरू कर देते हो, ठीक है। ये है क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। तो अहमद, आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। और कुछ ऐसे होते हैं वो आप कहते हैं जी मुझे सर्वर दे दें, बजाय मैं अपनी कॉस्ट करूं, मैं उसकी कॉस्ट पे ही कर लूं, और ये दिया कि मुझे ये वो भी दे रहा है, फीचर भी दे रहा है इसकी यूजेज की, तो ये उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। एहतशाम अख्तर, अगर आपका क्वेश्चन है तो हेल्पफुल होगा अगर काइंडली आप चैट में लिख दें, ठीक है। हमने माइक इसलिए म्यूट किए हैं कि कुछ यूजर से शायद उनको ना वो डिस्ट्रैक्शंस हो रही थी बार बार, तो आप चैट में मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, मरियम शाहिद का क्वेश्चन है कि अहमद, आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ है? अहमद वाले काइंडली बताइएगा। अच्छा सर, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जब होती है तो इस टाइम एफडीडीज बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल, बेसिकली जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप करते हो, बिजनेस रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्ड करते हो, फंक्शनल जो फ्लो डायग्राम्स होती हैं आप वो बनाते हो, इसमें इसमें आप मॉड्यूल फॉर्म, इस यानी बहुत सारी डिजाइनिंग करते हैं। ये एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव जॉब है, ये फंक्शनल कंसल्टेंट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल कंसल्टेंट का ये कोर रोल है और उनकी ये कोर स्किल है, ठीक है। तो बिल्कुल मरियम ऐसा ही होता है। अच्छा, अहमद रजा ने कहा है कि सर बग्स एरर को थोड़ा एक्सप्लेन कर, देखिए सिस्टम में चलते हुए कहीं ना कहीं बग्स भी आते हैं, एरर्स भी आती हैं, इतना सॉफ्टवेयर होता है, गलतियां भी होती हैं, ठीक है। और कई प्रॉब्लम सिस्टम के भी होते हैं, वहां पे सपोर्ट सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। सपोर्ट सर्विसेज वो क्लाइंट, वो बेसिकली जो वैल्यू एडेड रिसेलर या जो पार्टनर होता है ईआरपी का, या जिसने इंस्टॉलेशन की होती है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ने, वो दे रहा होता है। और इसके लिए वो एक स्पेसिफिकली एक अमाउंट चार्ज करता है, मतलब पर मंथ जो एक अमाउंट है उसको चार्ज कर रहा होता है कि जो अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिस चीज़ का क्वेश्चन आंसर अगर प्रॉपर होता जाए तो काइंडली आप लोग मुझे वो रिएक्शन से बता दिया करें। अच्छा, उसके बाद है इस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट से एक्सेस ली है, इसमें आप ऑल ओवर, जी आप क्लाउड की बात करते थे कि जब क्लाउड पे चला गया तो फिर तो आप ग्लोबली कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शहाब बुखारी का एक क्वेश्चन है, आई एम वर्किंग एज एन ओडो फंक्शनल कंसल्टेंट, इफ आई वांट टू बिकम टेक्नो फंक्शनल, आर यू ऑफरिंग एनी पाइथन ट्रेनिंग? नहीं, हम बेसिकली अभी टेक्नो फंक्शनल की ट्रेनिंग नहीं दे रहे, ठीक है, हम फंक्शनल कंसल्टेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा लगा आप एज ओडो फंक्शनल यहाँ पे मौजूद हैं, खुशी हुई।
जी। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया कि ईआरपी में यूजर्स किस तरह के होते हैं, ठीक है? बेसिकली रोल्स किस तरह के होते हैं। तो उसमें 3 तरह के जो मेजर रोल्स हैं, एक यूजर्स का रोल है, ठीक है? अब यूजर बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस में, डिफरेंट पोजीशंस पे हो सकते हैं। कंपनी का जो ऑफिसर डाटा इनपुट कर रहा है, वो भी इसका यूजर है। कंपनी का सीईओ अगर उसमें से बेनिफिट्स उठा रहा है रिपोर्टिंग से, तो वो भी इसका सीईओ है, ठीक है? तो वो भी इसका यूजर है। बेसिकली ये सारे के सारे जो ये यूजर्स हैं उसके, ठीक है? अच्छा, दूसरा इसमें जो रोल इंपॉर्टेंट होता है वो कंसल्टेंट्स का रोल होता है, ठीक है? कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, वो इन यूजर्स के लिए ईआरपीस को कॉन्फ़िगर करके, रेडी करके, उनकी नीड के मुताबिक सेटल करके या डेवलप करके उनको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये कंसल्टेंट लेवल का रोल है कि ये इनसे एडवांस लेवल पे होते हैं, इसलिए क्योंकि ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो इसमें 3 तरह के रोल्स होते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल है, टेक्निकल कंसल्टेंट्स होते हैं और टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट्स होते हैं। ये मैं आगे जाके भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ तीनों रोल, ठीक है? इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें रोल है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का होता है। ईआरपी की डिप्लॉयमेंट एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ईआरपी में सबसे बड़ा चैलेंज उसके फेलियर का होता है। लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है? फिर आपने कितना इफेक्टिवली जो सिस्टम्स हैं और जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स इनकी आपस में मैचिंग की हुई है, ठीक है? और वो जो मैचिंग है वो क्या इफेक्टिव है, और जो हमने जितने 4 कंपोनेंट्स पुराने प्रीवियस देखे ना ईआरपी से रिलेटेड, वो क्या जो 4 के 4 कंपोनेंट्स हैं वो इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जॉब होती है उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली लीड करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना और सिस्टम को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की फॉर्म में डिलीवर करना। तो इसलिए जो इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का होता है, ठीक है? और नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन्हीं लोगों में जब सीनियर रोल पे जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स बन जाते हैं, ठीक? तो हम डिस्कस करते हैं की रोल्स इन ईआरपी प्रोजेक्ट्स। ईआरपी फंक्शनल कंसल्टेंट कौन होते हैं? दीज कंसल्टेंट्स स्पेशलाइज इन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द फंक्शनल मॉड्यूल्स ऑफ द ईआरपी सिस्टम, ठीक है? बेसिकली फ्रंट एंड पे भी हम इनको कंसल्टेंट कहते हैं। जो ईआरपी का फ्रंट साइड होती है, जो फंक्शनल मॉड्यूल जो काम कर रहे हैं, जैसे परचेज, सेल, फाइनेंस, एचआर, ठीक है? ये जितने भी मॉड्यूल हैं ये फंक्शनल मॉड्यूल है जिसमें फंक्शनल फ्लो चलते हैं, जैसे हमने शुरू में देखा, ठीक है? उनकी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, उनको रेडी करते हैं अपने यूजर्स के लिए, ठीक है? तो ये फंक्शनल कंसल्टेंट्स की जॉब है। दे वर्क क्लोजली विद क्लाइंट्स टू एनालाइज बिजनेस प्रोसेस। ये बहुत उनकी जॉब बड़ी कम्प्रीहेंसिव है। ये बेसिकली अपने क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं, उनके लिए सोल्यूशन डिजाइन करते हैं और उन सोल्यूशन को उनके लिए डिजाइन करके डिप्लॉय करवाते हैं, ठीक है? दिस इज द जॉब ऑफ ईआरपी फंक्शनल कंसल्टेंट्स, ठीक है? अच्छा, इसमें जो सेकंड जॉब है वो ईआरपी टेक्निकल कंसल्टेंट्स की होती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ईआरपी फंक्शनल कंसल्टेंट, मेजॉरिटी जो ईआरपी फंक्शनल कंसल्टेंट की ये फाइनेंस से होते हैं, ठीक है? ये फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं या फाइनेंस से जो एसोसिएटेड डिग्रीज है, ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ईआरपी फंक्शनल कंसल्टेंट्स होते हैं, ठीक है? इस रोल को हम आगे जाके अगेन डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड है ईआरपी टेक्निकल कंसल्टेंट्स। टेक्निकल कंसल्टेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। दे हैव एक्सपर्टीज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, कस्टमाइजेशन एंड डाटा माइग्रेशन, ठीक है? तो बेसिकली ये जो रोल है टेक्निकल कंसल्टेंट का, ये रोल ज्यादातर आईटी से रिलेटेड है, ठीक है? इसमें जो लोग होते हैं वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं, यानी जिसे कहते हैं ना जिनका बैकग्राउंड आईटी का होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है या डेवलपमेंट्स का होता है, तो वो लोग टेक्निकल कंसल्टेंट्स होते हैं, ठीक है? और ईआरपी टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट्स बेसिकली ये रोल मर्ज हो जाते हैं, ठीक है? मसलन कुछ ईआरपी फंक्शनल कंसल्टेंट हैं वो अपने रोल को इनहेंस करते हैं, वो साथ टेक्निकल पार्ट को भी लर्न कर लेते हैं। इस तरह कुछ टेक्निकल कंसल्टेंट्स होते हैं वो अपने रोल को इनहेंस करते हैं, फंक्शनल एरियाज को स्टडी कर लेते हैं। तो टेक्निकल फंक्शनल बेसिकली मर्जर है इन दोनों रोल का। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था शहाब बुखारी ने कि मैं ऑलरेडी फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ, मैं टेक्नो फंक्शनल बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने पाइथन की बात की। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें उर्दू बना हुआ है, ठीक है? तो अब बेसिकली वो पाइथन सीखना चाहते हैं ताकि वो टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट्स के तौर पे अपना रोल जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके, ठीक है? और ये उनके लिए हेल्प आउट करता है उनकी फ्यूचर ग्रोथ में। मैं क्वेश्चंस देख लूँ एक दफा। कशिमनाज, थैंक यू वेरी मच। एहतशाम, मोस्ट सॉफ्टवेयर लाइक, जी कई दफ़ा ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर बल्कि जब आप ओडो के रिव्यू में आएंगे ना तो आप देखेंगे कि अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान होती जा रही हैं, वो फ्रंट एंड पे आती जा रही है। फ्रंट एंड से मुराद ये है
कि वो फंक्शनल एंड पे आती जा रही है, ठीक है। फंक्शनल कंसल्टेंट बेसिकली ये काम कर रहे हैं, अब आपके लिए बहुत सारी चीजें वो ड्रैग एंड ड्रॉप से बना रहे हैं, वो रिपोर्टिंग और इस तरह की बहुत सारी नीड है, ठीक है। अभी मैं मूड आई एम नॉट हियरिंग, आई होप आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी। पावर यूजर एंड एक्टिविटी यूजर भी ईआरपी में ही होते हैं। जी पावर यूजर मोस्टली ये आपके फंक्शनल कंसल्टेंट या टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है। ये कंसल्टेंट होते हैं जो पावर यूजर होते हैं, और एक्टिविटी यूजर वो लोग हैं जो इसमें इनपुट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग सेक्शन एज पर यूजर रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली, ठीक है। सर एक प्रोजेक्ट में कितने फंक्शनल और टेक्निकल कंसल्टेंट्स होते हैं? याद रखें कि ये प्रोजेक्ट की नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, नंबर 1। नंबर 2 आपकी होस्टिंग और सिस्टम की मॉडल पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप SaaS मॉडल पे जॉब कर रहे हैं तो उसमें मेजर काम फंक्शनल कंसल्टेंट कर लेते हैं, ये टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट जॉब कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे टेक्निकल कंसल्टेंट की जरूरत कम पड़ती है, स्टैंडर्ड सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ फंक्शनल कंसल्टेंट्स का जो रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है, ज्यादा इनरिच होता जा रहा है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि डेवलपमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप के मॉडल पे आ गई है, ठीक है। आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, आपने कोई फॉर्म बनाना है, आपने नई फील्ड एंटर करनी है किसी जगह पे, तो जस्ट ड्रैग करो ड्रॉप करो, ठीक है। पहले इसके लिए बड़ी बड़ी क्यूरीज लिखी जाती थी, डेवलपमेंट्स होती थी, तो इसलिए आज के दौर में नेचर बड़ी चेंज हो गई है। तो इस सारे में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल वक्त के साथ साथ ज्यादा इनरिच होता जा रहा है। अगेन ये प्रोजेक्ट की नीड पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट के स्कोप पे डिपेंड करता है मरियम शायद, ठीक है। अच्छा लैब टी ये क्या है इसमें? इट्स मी अहमद इब्राहिम अलवी ज्वाइन इन फ्रॉम माय ब्रदर्स ईमेल बिकॉज माय ब्रदर मोबाइल इज डेड। अच्छा प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है शेख उस्मान। शाह बुखारी थैंक यू वेरी मच। सिदरतुल मुंतहा कंसल्टेंट फर्स्ट यूजर कंसीडर होगा और प्रैक्टिकल स्किल वाला एंड यूजर होगा, ठीक है। अभी हम कंसल्टेंट के रोल को डिटेल में फर्दर भी डिस्कस करेंगे। आई होप सिद्रा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। कंसल्टेंट नॉर्मली सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद होती है सिस्टम को अपने यूजर की नीड के मुताबिक रेडी करना, उसकी सेटिंग्स करना, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना, प्रोडक्ट रजिस्टर करना, उसमें बेसिक जो डाटा इनपुट्स करके फिर यूजर को ट्रेनिंग देना, फिर उन्हें कहना कि आप सिस्टम को यूज करें और उनके साथ साथ बराबर उसको डिप्लॉय करवाना, ठीक है। तो ये रोल है इस तरह का इनका। अच्छा ओके, आई होप कि आप लोग ये कंसल्टेंट्स का रोल अंडरस्टैंड कर गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। फंक्शनल कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट्स और टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट। थैंक यू। अच्छा करियर इसमें कैसे बिल्ड हो सकता है? नॉर्मली अगर आप ईआरपी फंक्शन कंसल्टेंट की फील्ड में या ईआरपी की फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादातर जो फोकस एरिया है वो आई होप कि आप लोग मेजर जो है वो फाइनेंस से भी होंगे। तो अगर जो फाइनेंस के लोग हैं, पर्सनली मैं समझता हूँ कि जितनी भी फाइनेंस में फील्ड है उसमें से एक बहुत जो इफेक्टिव फील्ड है वो ईआरपी की फील्ड है। ईआरपी की फील्ड की इफेक्टिवनेस की सबसे जो पहली बात है वो ये है क्योंकि आज का दौर डिजिटलाइजेशन का दौर है, हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है, अकाउंटिंग डिजिटलाइज हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में यूजर बनने से कंसल्टेंट बनना बेहतर है, ठीक है। कि आप सिर्फ वहां पे चीजें देख रहे होंगे या चीजें इनपुट कर रहे होंगे, उससे बेहतर है आप कंसल्टेंट लेवल पे आओ, ताकि आपका जो प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहां पे आपको ज्यादा लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो नंबर सेकंड, इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें लर्निंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इसमें ज्यादा चांसेस है कि आपको ज्यादा कैपेबिलिटीज बिल्ड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये रोल की इनरिच है जो आगे जाके हम इसमें देखेंगे भी, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलेगा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलेगा। तो जो करियर है ईआरपी की फील्ड में वो स्टार्ट होता है नॉर्मली ईआरपी फंक्शनल कंसल्टेंट के रोल से। मैं यहाँ पे ईआरपी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ ईआरपी को डिस्कस कर रहे हैं, और नॉर्मली ये ईआरपी की जगह ना यहाँ पे रेलिवेंट प्रोडक्ट होती है, जैसे एसएपी फंक्शन कंसल्टेंट, ओडो फंक्शन कंसल्टेंट, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं ओरेकल फंक्शन कंसल्टेंट। और ये फंक्शन कंसल्टेंट जो है ये, क्योंकि ये रेलिवेंट जो बॉडीज हैं, जो वेंडर्स हैं, ये सर्टिफिकेशंस भी देती हैं। ओडो भी आपको सर्टिफाई करता है कि आप एग्जाम दें, वो आपको आप ओडो सर्टिफाइड फंक्शन कंसल्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह एसएपी की आप सर्टिफाइड फंक्शन कंसल्टेंट मुस्लिम मॉड्यूल्स में बन सकते हैं। तो नॉर्मली जो एंट्री होती है यहाँ पे वो ईआरपी फंक्शन कंसल्टेंट के तौर पे होती है। इसके बाद इसमें चांसेस हैं कि आप इसमें ग्रो करके सीनियर ईआरपी फंक्शन कंसल्टेंट के रोल पे जा सकते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ से ग्रो करके ईआरपी प्रोजेक्ट्स के मैनेजर्स बन जाते हैं, जहाँ पे मल्टीपल फंक्शनल और टेक्निकल कंसल्टेंट्स को मैनेज करते हैं। और इसमें फ्यूचर क्या है, आप सीआईओ के रोल में जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डाटा आप आपके पास होता है, आप डाटा से ऑलरेडी प्ले कर रहे होते हैं, जहाँ दूसरों की नीड पूरा करते हो तो चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, सीआईओ चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपका रोल जो है वो फर्दर वाइडर हो जाता है। या फिर आप ये सारा कुछ अगर बाईपास करते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे लैंड कर सकते हैं कि आप ईआरपी फील्ड में अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी के पार्टनर बन सकते हैं,
ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट कोड अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट बना के भी इस फील्ड में जंप इन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लैंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त करियर है, इसमें करियर पाथ जो है ये वाला, कि आप लर्न करते 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 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। ठीक है, मैंने अपना जो करियर था वो मैंने बेसिकली इन्हीं फील्ड से स्टार्ट किया, और करते करते मुख्तलिफ जो पोजीशन थी वो मैंने अचीव की। अच्छा जी, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब मैं आगे ज़्यादा फोकस फंक्शनल कंसल्टेंट पे करूंगा। ठीक है, तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं ईआरपी फंक्शनल कंसल्टेंट्स की? उनका काम होता है बिजनेस की रिक्वायरमेंट गैदर करना, और ये जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है ना, तो देखो यहाँ बिजनेस की स्टडी करते हैं जो ये लोग हैं फंक्शनल कंसल्टेंट। ये बड़े स्किलफुल होते हैं, इनको पता होता है कि हमने कैसे यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट पूछनी है, और फिर ये है कि हमने उसको कैसे उन रिक्वायरमेंट को सोल्यूशन में की तरफ लेके जाना है। हमने उनके चैलेंजेस को कैसे अपनी इंटरव्यू की स्किल, अपनी ऑब्जर्वेशन की स्किल, या प्रोसेस में जो हमारी इमर्जन है उसकी स्किल से हमने उनसे वो चीज निकलवानी है जो वो चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इनमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बिल्ड होती है जब वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग करते हैं। उसके बाद सोल्यूशन डिजाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सोल्यूशन डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि उनके लिए आप सोल्यूशन डिजाइन करते हो, उनको कॉन्फ़िगर करते हो। एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट का जो काम होता है कि बेसिकली अपने क्लाइंट के लिए सिस्टम्स को डिजाइन करना, सोल्यूशन को डिफाइन करना, भी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम किस तरह उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों हम एक मीटिंग में थे, तो हमारा क्लाइंट कह रहा था कि मैं एक प्रोडक्ट बाई करता हूँ, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में सेल करता हूँ। उसमें एक सोल्यूशन था कि हम उस पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट की कन्वर्जन से लें, मगर हमने कन्वर्जन के बजाय उसको रिकमेंडेशन दी कि आप मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल यूज करो ताकि कन्वर्जन प्रॉपर हो। जो आप मॉडल यूज कर रहे हैं इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं जो अदर आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो कवर नहीं होंगी। ठीक है, तो बेसिकली आप उनके जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन हैं एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट आप वो उनको प्रोवाइड करते हो। फिर आप सिस्टम की टेस्टिंग और वैलिडेशन करते हो, क्या उसमें डाटा, इंफॉर्मेशन फ्लो, क्या सारी की सारी चीजें ठीक हो रही हैं। ठीक है, और जब आप सॉल्यूशन डिजाइन करते हो उस वक्त आपको पता चलता है कि आपने कैसे इंटरफेस डिजाइन करने हैं, यूजर की स्क्रीन कैसे डिजाइन करनी है, यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग, यूजर का एक्सपीरियंस कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, आप उसमें वो सीखते हो या वो रोल परफॉर्म करते हो। और यूजर को ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, जो ये कोर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो फंक्शन कंसल्टेंट करते हैं, यूजर को ट्रेनिंग और सपोर्ट के। जब यूजर्स का सिस्टम रेडी हो जाता है तो ऐसी सूरत में उनको ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। आप उनको बताते हो कि आपने सिस्टम को कैसे यूज करना है, और जहां भी उनको प्रॉब्लम आती है उनको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हो। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। फिर ये नहीं होता कि आप जैसा बिजनेस है वो कहते हैं कि एज इट इज इसको आप मेरे लिए डिजाइन कर दो। आप अपनी इनपुट देते हो, अपने आइडियाज देते हो, आप उनके लिए सिस्टम में बेहतरियां लेके आते हो, उनको सजेस्ट करते हो नए फीचर्स, नए ऑप्शंस। ठीक है, बेटर ऑप्शंस। तो ये आप उनके लिए एज ए फंक्शन कंसल्टेंट करते हैं। डाटा माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली एज ए फंक्शन कंसल्टेंट डाटा को लेके आना। ठीक है, प्रीवियस सिस्टम है या मैनुअल सिस्टम है उसको सिस्टम में इनपुट करना और उसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, या इंटीग्रेशन से लेके आना। तो ये जॉब है जो फंक्शन कंसल्टेंट परफॉर्म करता है। चेंज को मैनेज करता है। नॉर्मली लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं, सिस्टम को, नए सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते। कैसे आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, मेथड्स को यूज करते हैं कि आपने इन सारी हर्डल्स के बावजूद भी सिस्टम को डिप्लॉय करना है। ठीक है, आपने अपने यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर करना है। ठीक है, आपने उनके सामने जो एक इस फॉर्म में अपना सोल्यूशन लेके जाना है उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप लोग क्या करते हो कि बेसिकली बजाय कि आप सिस्टम की डिप्लॉयमेंट करें, आप उनके सोल्यूशन को फोकस करते हो, उनकी पेन पॉइंट्स पे फोकस करते हो कि देखिए आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सिस्टम से इस तरह हो सकती है। ठीक है, आप इस पे इतनी मेहनत कर रहे हो, ये तो बड़ा आसान वे है कि इसको हम कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ किस तरह कर सकते हैं। ये सारी की सारी स्टडीज जब आप करते हो, उसमें पेन पॉइंट्स आप स्टडी करते हो, तो अपने कस्टमर को उन चीजों के साथ आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को। और चेंज मैनेजमेंट एक की रोल है। डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग, और इसमें लर्न किया जाता है कि कैसे आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन करनी है, प्रोसेस फ्लोज कैसे बनाने हैं, ये डिजाइनिंग किस तरह करनी है, इसमें मल्टीपल टूल सीखते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे जो ऑटो फंक्शन कंसल्टेंट की क्लासेस हैं हम उसमें विजियो सिखाते हैं प्रोसेस फ्लो के लिए, डॉक्यूमेंटेशन जो मॉड्यूल की डिजाइनिंग के लिए, रिपोर्टिंग की डिजाइनिंग के लिए हम फिग्मा एक टूल है हम वो सिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नए टूल सीखने का मौका मिलता है इसमें। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने अपने स्टेक होल्डर के लिए सोल्यूशन लेके आना है, उसकी नीड को मीट करना है। ठीक है, तो कैसे आप उसको इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकते हो, वो चैलेंजेस को कैसे डील कर सकते हो, आप उनको प्रेजेंटेशन देते हो, उनके सामने उनके प्रोसेस फ्लो रखते हो, उनके साथ डिस्कशंस करते हो,
फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट, प्रोजेक्ट का टाइम, प्रोजेक्ट की जो इफेक्टिवनेस है आप वो मैनेज करते हो। तो ये सारे का सारा जो रोल है जो फंक्शनल कंसल्टेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इस सारे के सारे प्रोसेस में कंटिन्यूस लर्निंग होती है, नई से नई चीजें सीखने का, नए से नए लर्न करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस प्रोसेस की लर्निंग होती है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे। थैंक यू सर। जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके सामने ये अभी हमने एसडीएलसी को पढ़ा। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा आप लोग मुझे बताएं कि इस एसडीएलसी में कौन कौन सी जॉब है जो फंक्शनल कंसल्टेंट करता है, ठीक है, और दूसरी जो नहीं होगी वो टेक्निकल कंसल्टेंट करता है। तो आप मुझे स्पेसिफिकली बताएं कि कौन कौन सी जॉब फंक्शनल कंसल्टेंट परफॉर्म करते हैं, और आपने बतानी है चैट में। जी मरियम, बिल्कुल ऐसा होता है, फंक्शनल कंसल्टेंट की डिपेंडेंसी होती है। मगर जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन अगर आप एज इट इज उनको डिप्लॉय करते हो ना, और सैस मॉडल पे डिप्लॉय कर रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन लेके उसको कर रहे हो, तो वहाँ निस्बतन डिपेंडेंसी कम होती है। और दूसरा मैंने बताया कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं। जैसे आप उर्दू को देखो, उर्दू अपना स्टूडियो ऐड करता जा रहा है, ठीक है। अब वो जो स्टूडियो है वो फंक्शनल कंसल्टेंट उसको बड़ी आसानी से लर्न कर रहे हैं, ठीक है, और उससे वो काफ़ी हद तक जो डेवलपमेंट की नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो एडिशनली इसमें फुलफिल कर लेते हैं। मगर इन सब चीज़ों के साथ साथ फिर भी डिपेंडेंसी रहती है उसके ऊपर, जो टेक्निकल कंसल्टेंट्स के ऊपर। क्योंकि जहाँ बेसिकली अगेन ये सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आप अपना सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, अपनी नीड के मुताबिक सिस्टम बनवा रहे हो, ठीक है, तो ये बेसिकली जो जॉब्स होती हैं ये फिर आप टेक्निकल कंसल्टेंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, आप उनसे ये चीज़ें करवा रहे होते हो। ओके। श्याम ने कहा कि मैंने एसक्यूएल एसक्यूएल प्लस इन 2005 में किया था, ईआरपी इज गुड टू लर्न। मैं अगेन कहूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को होल्ड करें, आप लोग हमारे नेक्स्ट सेशंस को अटेंड करें और आपने खुद फैसला करना है, क्योंकि हम आपके सामने प्रोडक्ट खोल के रख देंगे, ठीक है। आपने सिलेक्ट करना है कि आपको किस में आगे बढ़ना है। फंक्शन कंसल्टेंट रुजू फातिमा ने कहा रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नादिया ने कहा जी टेस्टिंग वो करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, एनालिसिस और डिजाइन करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेंटेनेंस इज मैनेज बाय टेक्निकल कंसल्टेंट, बेसिकली बोथ कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों मिलके करते हैं ये। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड टेस्टिंग ये फंक्शन कंसल्टेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में नॉर्मली रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस और डिजाइन जो है ये कर रहे होते हैं फंक्शन कंसल्टेंट। डेवलपमेंट्स और जो है ये नॉर्मली टेक्निकल कंसल्टेंट, और टेस्टिंग में भी मिलके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में मोस्टली जो एंगेज होते हैं वो फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं, और मेंटेनेंस में वो कंबाइन वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट लेते हैं यूजर से, फंक्शनल कंसल्टेंट उसको ट्रांसलेट करते हैं टेक्निकल कंसल्टेंट की लैंग्वेज में, और उसको सॉर्ट आउट करवा के फिर उसका क्वालिटी एश्योरेंस करवा के डिप्लॉय करवा के उसको ट्रेनिंग देते हैं और उसे बताते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका होता है, ठीक है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? की कॉम्पिटेंसीज, अगर ईआरपी की फील्ड में एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट आप लोगों ने अपना रोल जो है वो बिल्ड करना है, तो आपके लिए कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। एम्पथी, एम्पथी का मतलब है कि आप दूसरे को समझो, दूसरे की जगह खुद को रख के सोचो, उसको वैल्यू दो, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि आपके अंदर एम्पथी होगी, अगर नहीं है तो आप प्रोसेस में सीखोगे, ठीक। एम्पथी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नंबर सेकंड, आपको ईआरपी सिस्टम्स का नॉलेज हो। ईआरपी क्या है, जिस सिस्टम पे आप, लाजमी नहीं आपको सारे सिस्टम आते हो, आप किसी एक सिस्टम को चुने उसमें एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है, उसका आपके पास कोर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस और डिजाइन, आपको आता हो कि आप कैसे बिजनेस का प्रोसेस कर सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो, उसका डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये किसी का कोर स्किल, और मैं आपको लिटरली बताऊं, इस फंक्शन की सबसे खूबसूरत स्किल यही है। ये सिर्फ आपको लिए यहाँ पे हेल्प नहीं करती, ये आपकी जिंदगी में आपको बहुत जगह पे हेल्प करती है। आपको बेसिकली प्रॉब्लम्स को डिफरेंट लेंस से देखना आ जाता है, ठीक है, सोल्यूशन डिजाइन करने आ जाते हैं, ठीक है। आप
और बेसिकली आपको अपने करियर में बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है कि जब जहाँ पे भी आप समझते हो फ्यूचर में अपने करियर को, अपने रोल को इन्हांस करना, तो आपके पास एक चीज़ों को डीपली एनालिसिस करने की स्किल होती है, ठीक है? क्योंकि ईआरपी जो फंक्शन कंसल्टेंट है, ये कंसल्टेंट रोल है और कंसल्टेंट का नॉलेज हमेशा एडवांस होता है यूज़र से, और अपने इस नॉलेज से, क्योंकि वो इसकी बेस के ऊपर अपने यूज़र की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा होता है, तो इसलिए ये उसके लिए कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है और ये उसकी कैपेबिलिटीज इनहेंस भी करती हैं, ठीक है? उसको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन दोनों आती हो। सिस्टम कॉन्फ़िगर करना आता हो, कौन सा मॉड्यूल उसने कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? ये अब जैसे हमने आपको पीओएस की कॉन्फ़िगरेशन सिखाई, उसकी ई-कॉमर्स की कॉन्फ़िगरेशन सिखाई, तो ये कॉन्फ़िगरेशन थी कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करके आपने रेडी करके यूज़र को प्रोवाइड करना है, इसको लाइव करना, और कस्टमाइजेशन में भी आपको पता हो कि कहाँ-कहाँ पे ज़रूरत है, आप इसको खुद नहीं कर सकते तो उसको करवा सकते हैं टेक्निकल कंसल्टेंट से, ठीक है? उसके अलावा उस आपके लिए ज़रूरी है एज़ ए फंक्शनल कंसल्टेंट जो की कॉम्पिटेंसीज़ रिक्वायर्ड है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आती हो, एनालिटिकल स्किल्स आती हो, ठीक है? बहुत सारी प्रोसेस में प्रॉब्लम आती हैं, यूज़र की चैलेंजेस आते हैं, आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, एनालिटिकली चीज़ों को आपने कैसे देखना है, ट्रेनिंग और यूज़र सपोर्ट आपने कैसे प्रोवाइड करनी है, चेंज मैनेजमेंट, ठीक है? कि जहाँ पे रेजिस्टेंस आई, कस्टमर की तरफ से प्रॉब्लम आए, चैलेंजेस आए, तो आपने उस प्रोसेस को, उस चेंज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है? और उसके फाइनली आपने एक प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेसिकली ईआरपी इज अ प्रोजेक्ट, एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होती है जिसमें आपने टाइमली अपने कस्टमर की नीड को मद्देनजर रखते हुए उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है? उसको आपने एक सोल्यूशन देना है जो उसके लिए एक लाइफ स्किल हो और वो बहुत इफेक्टिव हो, जो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म एक इफेक्टिव सोल्यूशन रहे। तो बेसिकली जितना इफेक्टिवली आपने इस प्रोजेक्ट को मैनेज किया होगा, उतना इफेक्टिवली ही वो सोल्यूशन डिजाइन और डिफाइन होगा, ठीक है? और अल्टीमेटली वो ऐसा वैसा ही वो डिप्लॉय होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस सारे के सारे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये की स्किल है जिसको लर्न करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो प्रोजेक्ट का स्कोप मैनेज नहीं कर, वो राइट डाउन नहीं कर पाते, वो इतना दूर निकल जाता है स्कोप के, बेसिकली वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता, फिर वो लोग भाग जाते हैं, ठीक है? और या फिर उसको प्रॉपर्ली उसकी फेजिंग नहीं कर पाते। बहुत सारे मैंने देखा है कि बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पे वो लेके जा रहे हैं, उसकी फेजिंग नहीं करते, सारा सिस्टम एक दफा अप्लाई करते हैं। अब इतने ज़्यादा वेरिएबल जब आप एक ही टाइम में सिलेक्ट करते हैं उनको, उनका जब आप स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत में फेजिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है कि उसको प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट को फेज आउट किया जाए कि कौन सी चीज़ हमने किस टाइम पे और कैसे कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है? उसके बाद ये एक ऐसी कोर स्किल है या स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप इस प्रोसेस को लर्न और यूज कर सकते हैं, ठीक है? एंड व्हाई टू परस्यू करियर एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट, तो याद रखें नंबर 1 दैट इज इन डिमांड स्किल, ठीक है? अब शायद मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर भी नहीं दिखा सकता, मैं आपसे यही कहूंगा आप खुद सर्च करें, वो चाहे पाकिस्तान हो या मिडल ईस्ट हो, फंक्शनल कंसल्टेंट्स की डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? और स्पेसिफिकली क्योंकि ईआरपीस बिजनेस के लिए लाजमी जूस बन गए हुए हैं, ठीक है? ईआरपीस की अपग्रेडेशन होती हैं, तो अफेक्टिव फंक्शनल कंसल्टेंट, जो स्किलफुल फंक्शनल कंसल्टेंट की जो नीड है वो बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसलिए इस फील्ड में करियर परस्यू करना बहुत इफेक्टिव है। नंबर 2, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप ईआरपी के अंदर रहते हुए किसी भी वक्त आप स्विच करके किसी दूसरी पोजीशन पे जा सकते हैं, क्योंकि यू हैव अ वेरी डिटेल्ड नॉलेज, आपको हर तरह का हर फंक्शन का नॉलेज होता है अगर आपने बहुत डिटेल वर्किंग की हुई है, ठीक है? तो आप बेसिकली सिर्फ फाइनेंस में नहीं रहते, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का पता, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पता, आपको प्रोडक्शन के प्रोसेस का पता, यानी आप हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाती है। तो आपके लिए आपको लिमिट नहीं होती कि आपकी सिर्फ एक कोर फील्ड है, ठीक? आपको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। डाइवर्स फंक्शंस एंड इंडस्ट्रीज एक्सपोजर, और ये सबसे बहुत कि आपको, जिस तरह मैंने भी बताया ना कि डिफरेंट फंक्शंस का सिर्फ फाइनेंस से हटके बहुत सारी जगह काम करने का मौका मिलता है, वैसे वैसे आपको मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलता है, ठीक है? उन इंडस्ट्रीज को डिटेल में स्टडी करने का, उनके लिए सोल्यूशन डिजाइन करने का, डिफाइन करने का मौका मिलता है, और ये सारी की सारी आपकी लर्निंग में, आपके नॉलेज बेस में इजाफा करती हैं चीजें, ठीक है? और इससे आपकी स्किल बढ़ती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की और एनालिटिकल स्किल्स की, क्योंकि जब आप एनालिसिस अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो सेम वे में आप एनालिसिस की अपनी एनालिटिकल स्किल्स बेहतर होती है, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि आप इसको प्रॉपरली, इस स्किल को जब आप अप्लाई करते हैं तो खुद भी यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? अपने लिए ये स्किल बिल्ड करते हैं। इसके अलावा दैट इज स्ट्रॉन्गर योर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ये आपके अंदर बेसिकली एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी होती है, आपने उनके साथ मीटिंग्स करनी होती हैं, डिस्कशन करनी होती है, सोल्यूशन डिफाइन करने होते हैं,
तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर करता है और आपकी कोलैबोरेशन, क्योंकि आपने मल्टीपल लोगों से इंटरेक्ट करना। देखो फाइनेंस में आपने एक जगह पे बैठ के चंद लोगों से मीटिंग्स करनी है, यहाँ पे आप हो सकता है आप दिन में 4 तरह के नए क्लाइंट्स के पास विजिट कर रहे हो, इंटरेक्शन बढ़ता है, आपकी कोलैबोरेशन बढ़ती है, ठीक है। और इससे सबसे बढ़ के ये है कि इम्पैक्टफुल वर्क है। आज के दौर में डिजिटलाइजेशन के साथ आप अटैच हो, क्योंकि ईआरपीस भी एडवांस टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपग्रेड होते जा रहे हैं, ठीक है। वो अपनी जगह बड़ी तेजी से जो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक सेटलमेंट करके बनाते जा रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं होता कि इस फील्ड में आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। मैं अक्सर कहता हूँ कि वक्त के साथ साथ फंक्शन कंसल्टेंट का रोल और इनरिच होगा, क्योंकि सोल्यूशन सैस पे चले गए हैं, नंबर 1, ठीक है, ईआरपी यानी सैस मॉडल पे आ गए हैं। नंबर 2, जो बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स हैं वो फ्रंट एंड पे आ गई हैं, ठीक है। तो अब जब आपने ड्रैग एंड ड्रॉप से करना है, आपने बहुत सारी चीजें करनी है, तो सिर्फ जो फंक्शन कंसल्टेंट, क्योंकि उसने क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है, ट्रेनिंग करनी है, इनका रोल और वाइडर होता जा रहा है, ठीक है। चीजें इनके लिए ज्यादा सिंप्लीफाई होती जा रही है, तो ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फ्यूचर जो इम्पैक्ट है वो काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये कोर है इस रोल का। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछे यहाँ तक। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। मरियम शाहिद ने लिखा है, यस सर, फंक्शन कंसल्टेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है। ग्रेट। चनूरा माने का, आई एम सॉरी सर, योर नेटवर्क वर आउट ऑफ ऑर्डर एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस, प्लीज मार्क माय अटेंडेंस। थैंक यू जैन, थैंक यू मुजम्मिल अशरफ, मोहम्मद फहद। ज़्यादा लेट हो जाएगी फहद, नॉर्मली हम वीक में एक सेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आप लोगों के लिए हमने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जो स्टीमफर्ड प्रोग्राम अपडेट्स का। आप लोग कोशिश करें खुद भी ज्वाइन करें, और इसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी कोशिश करनी है कि जो बाकी जो कम्युनिटी है वहां तक इस मैसेज को पहुंचाएं, उनके लिए हेल्पफुल हो सके। क्योंकि मैंने देखा है कि फाइनेंस में, या शायद हम थोड़ा हमारे एंड पे भी ये प्रॉब्लम है कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे हम, हमारी कोशिश होती है हम बहुत सिंपलेस्ट वे में आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आए, आप लोगों के लिए डिफाइन करें, डिज़ाइन करें प्रॉपर, और ये हमारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप जब चाहें इसके मौका से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और कोशिश करें सोशल मीडिया के ऊपर हमें टैग करें, ठीक है। हमें यहाँ पे आपकी हेल्प चाहिए कि हम अपने मैसेज को ज़्यादा दूर तक पहुँचा सकें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? तो सेशन जो है वो मेरी तरफ से एंड हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। बाकी आप लोगों की जो कम्प्लीमेंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये हम, हमारे लिए समझ लें कि ब्लड लाइन है जो हमें इंस्पायर करता है कि हम हर दफ़ा एक ज़्यादा एनर्जी के साथ आप लोगों के पास आए, ठीक है। ज़्यादा बेहतर चीज़ों के साथ आए, और हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं वो लिमिटेड नहीं है टूवर्ड्स ईआरपी ओनली, ठीक है। बेसिकली इसका स्कोप बहुत वाइडर है। आप लोग अगर एक दफ़ा दोबारा अटेंडेंस हो जाए, आप लोग अगर क्लास को ऑन कर लें प्लीज़, ठीक है। जो पहले नहीं कर पाए वो भी ज़रूर करें। तो हमने यहाँ पे लीडरशिप की ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, हम यहाँ पे करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग भी करवाई है, ठीक है। इस तरह हमने मुख्तलिफ स्किल्स के ऊपर मुख्तलिफ हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो आप लोगों के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि रेगुलर जो बेसिकली जो कम्युनिटी है हमारी, ठीक है, जो कि स्टिमफर्ड कम्युनिटी है, आप उसका पार्ट बने, ठीक है। और फ़ायदा उठाएं जो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, और जो सारे के सारे प्रोग्राम्स हमारे वो प्रैक्टिकल नेचर के हैं, ठीक है। अभी भी जो मैंने, जैसे मैंने आपसे शेयर किया है कि हम मुख्तलिफ लोगों को अरेंज कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने मल्टीपल लेके आए सोल्यूशन, जैसे सप्लाई चेन की बात की है या और फंक्शंस की बात की है। तो इसमें मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उन लोगों को आप लोगों के सामने लेके आऊँ जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली वहाँ पे, और उनका एक ह्यूज एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए हम बेस्ट डिलीवर करें, ताकि आप लोग आगे बेस्ट डिलीवर करें। हाँ, हमारी आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है। तो काइंडली बहुत सारे लोगों ने भी कैमराज ऑन नहीं किए, प्लीज एक दफा अगर आप दोबारा ऑन कर लें, दोबारा अटेंडेंस हो जाए आप लोगों की, क्विकली क्विकली। फातिमा सुल्तान, थैंक यू वेरी मच। बस आपने थोड़ी देर आप चैट को एक दफा होल्ड कर देना है, क्योंकि हम उससे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते आपका। जी
मरियम शायद हमारा प्रोग्राम आएगा, ठीक है। हमारा भी ओडो का फंक्शन कंसल्टेंट का प्रोग्राम चल रहा है, हम आगे लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। डायनामिक्स का भी करेंगे, एसएबी का भी करेंगे और एकल का भी करेंगे। मैं सिर्फ ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्शन में हूँ जो वाकई ही अच्छी वैल्यू डिलीवर कर सके आप लोगों के लिए। स्माइल प्लीज, और हैंड रेस ना करें। थैंक यू एवरीवन। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रोग्राम की अनाउंसमेंट है वो हम उसी ग्रुप में करेंगे, ठीक है। आप और ये जो डिटेल्स हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो ट्रेनिंग की वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एज अर्ली एज पॉसिबल शेयर करें। और आप लोगों ने हमें अपना नेम, अपना ईमेल, अपनी फोटो, 3 चीज़ें आपने हमें, जो हमारा स्टीमफर्ड का नंबर है व्हाट्सएप का, ग्रुप में नहीं, स्टीमफर्ड के व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आपने भिजवानी है अगर आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है इस ट्रेनिंग का, ठीक है। तो हम आपके साथ ये शेयर कर देंगे। 3 चीज़ें याद रखें, मैं यहाँ पे चैट में लिख देता हूँ, ठीक है। जो नए लोग हैं उनके लिए कि आपका नेम, ठीक है, आपका ईमेल और फोटो, ठीक है। तो प्लीज़ ये आप लोग अर्ली शेयर कर दीजिएगा ताकि हम आपको इस पे कर दें। और ये आपने करनी है, जो स्टीमफर्ड का नंबर है वो भी मैंने चैट में लिख दिया है इसके ऊपर, ठीक है। और ये मैं ग्रुप में भी आप लोगों से डिटेल शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप लोगों के पेशेंस का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप लोगों का फीडबैक अगर आप सोशल मीडिया पे देंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अरशद शराज ने पूछा है कि ईआरपी कितनी देर में सीखा जा सकता है। अरशद देखो, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो वैसे वैसे, और प्रैक्टिस नॉर्मली प्रोजेक्ट पे होती है। तो शुरू में इनऑर्गेनिक ग्रोथ के मॉडल के ऊपर आप करें, फिर साथ ही प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उससे स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप क्विकली लर्न कर सकते हैं इसको। अच्छा, ईयर्स आप हो सकता है 6 माह में सीख जाओ, लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। और कुछ ईआरपी हैं वो आसान है बड़े सीखने, जैसे ऑटो एक इजी ईआरपी है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है साल में भी लर्न कर लो इसको। अगेन डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है।